एपिसोड 461 टू 470। अध्याय 461। क्या तुम मेरी उपस्थिति को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो? महारानी सिडोनी, मैं आपको वह सब कुछ देने को तैयार हूं जो आप चाहती हैं, बशर्ते आप हेलेन साम्राज्य के साथ गठबंधन कर लें, विलियम ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं आपको देने को तैयार हूं। मेरे बच्चे। सौदा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कोई सौदा नहीं। महारानी सिडोनी ने अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया, मानो उनकी जान उस पर निर्भर हो, ताकि उनका दूसरा हिस्सा उनके शरीर पर कब्जा न कर ले और विलियम का प्रस्ताव स्वीकार न कर ले। अगर मोर्गाना विलियम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अपने शरीर और आवाज का इस्तेमाल करती, तो वह शर्म से मर जाती। सिडोनी, मेरी बात सुनो। यही वो पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यह मुझे नहीं चाहिए, यह तो तुम्हें चाहिए। तुम और मैं एक ही शरीर साझा करते हैं। प्रेम और वासना के बीच बस एक पतली सी रेखा है। जब तक हम ये काम करते हैं, प्रियतम, तुम मेरी हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, मतलब नहीं। जब दोनों खूबसूरत महिलाएं अपने साझा मन के परिदृश्य में एक दूसरे से जूझ रही थीं, तब बाहरी दुनिया में पहले ही अराजकता फैल चुकी थी। क्योंकि महारानी सिडोनी इस समय अपने जीवनसाथी के बारे में सोच रही थी, इसलिए जब उन्होंने विलियम की ओर देखा तो उनके सुंदर चेहरे पर फ्राउन आ गया। विलियम भी उन्हें ही देख रहे थे। महारानी को नाराज देखकर राजकुमार जेसन, राजकुमार लियोनेल और सभी युवा अधिकारियों को लगा कि विलियम के शब्दों से महारानी अपमानित महसूस कर रही हैं। इससे उन्हें विलियम पर हमला करने और उसकी जमकर पिटाई करने का बहाना मिल गया। हालांकि इससे पहले कि उनमें से कोई भी अपनी योजना को अंजाम दे पाता, ग्रैंड आर्कमेज ने अपनी उंगली चटकाए और हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने दोनों राजकुमारों के साथ साथ युवा अधिकारियों को भी उनके स्थान से कुछ कदम पीछे धकेल दिया। ये सिंहासन कक्ष है, कोई बाजार नहीं जहां तुम सब जी भर के झगड़ा कर सको, ग्रैंड आर्कमेज एवेक्सियस ने दृढ़ता से कहा। फिर उन्होंने युवा महारानी से बात की, जो अब भी विलियम को तेवर चढ़ाकर देख रही थी। नोट: आप आर्कमेज के नाम को एवेक्सुस या इसी तरह के किसी उच्चारण के रूप में पढ़ सकते हैं। इसे ईव्स के रूप में न पढ़ें। महामहिम, हेलेन साम्राज्य के प्रतिनिधि ने आपका अपमान किया है। हमें उससे कैसे निपटना चाहिए? एवेक्सियस ने पूछा। महारानी सिडोनी ने मोर्गाना को अपने शरीर पर कब्जा करने से रोकने के लिए उसे मानसिक परिदृश्य में बांधने का काम अभी अभी पूरा किया ही था कि उन्हें एवेक्सियस का सवाल सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत अपना ध्यान सिंहासन कक्ष की ओर वापस मोड़ा और विलियम को तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह मजाकिया बात थी, श्रीमान विलियम, महारानी सिडोनी ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, जिससे उनके चाहने वालों के दिल कांप उठे। मैं चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं। कृपया भविष्य में ऐसी बातें न दोहराएं, अन्यथा मैं आपको मेरा अपमान करने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। विलियम ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और क्षमा मांगते हुए सिर झुकाया। महामहिम, मैं अपने अभद्र शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं। भविष्य में मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं कहूंगा। लाल बालों वाले लड़के ने जब अपना प्रस्ताव रखा तो वह आधा ही मजाक कर रहा था। एंथिल्म में उनके साथ बिताए समय से ही उसे यह आभास था कि महारानी सिडोनी का व्यक्तित्व दोहरा है। उसने अपने बच्चे उसे देने की बात इसलिए कही ताकि वह अपने इस आभास की पुष्टि कर सके। विलियम ये जानना चाहता था कि वह एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है या दो व्यक्तियों से जो एक ही शरीर साझा कर रहे हैं। वह पृथ्वी से आया था, इसलिए उसे ऐसी स्थितियों का ज्ञान था। उस अर्धएल्फ को उम्मीद थी कि महारानी सिडोनी का दूसरा व्यक्तित्व उसके मुख्य व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा और उसकी बात मान लेगा। इस तरह समस्या का समाधान बिना रक्तपात के हो जाता। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका ये दांव कारगर नहीं हुआ और उन्हें युवा महारानी के दबंग व्यक्तित्व के प्रकोप का ही सामना करना पड़ा। अब हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था, विलियम ने महारानी सिडोनी को मुस्कुराते हुए देखते हुए सोचा। राजमहल में अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि कोई भी चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता था। एल्फ प्रतिनिधिमंडल के पीछे खड़ी एनेरू ने एक सूक्ष्म हस्त मुद्रा बनाई, जिसे सिंहासन कक्ष में किसी ने भी नहीं देखा। उसकी योजना विलियम को खत्म करने की थी, क्योंकि उसे उसके अस्तित्व से खतरा महसूस होता था। लाल बालों वाले उस लड़के की उपस्थिति मात्र से ही एनरू दब जाता था। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि वह लड़का एक ऐसे देवता का वंशज था जिसे उनकी जाति कभी अपना शाश्वत संरक्षक मानती थी। किलिन जाति की स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा के कारण उन्होंने चरवाहों के देवता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उनके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इसी कारण उनकी जाति पर एक अभिशाप लग गया, जिसके तहत उनके अधीन सेवा करने वालों की उपस्थिति में उनका दमन होता रहेगा। यह अभिशाप इतना शक्तिशाली था कि इससे उनका दर्जा एक स्तर कम हो जाता था, जिसके कारण विलियम के आसपास होने पर एनरू की शक्ति सहस्राब्दी स्तर तक गिर जाती थी।
एक सहस्राब्दी दानव और एक असंख्य दानव एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे। एनरू ने विलियम को नष्ट करने का निर्णय लिया क्योंकि वह उसके जीवन और संप्रभुता के लिए खतरा था। अचानक बिजली से बना एक सांप विलियम के सामने प्रकट हुआ और उस पर झपटा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिंहासन कक्ष में मौजूद कोई भी अचानक हुए इस हमले पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब सांप विलियम की गर्दन से कुछ ही इंच दूर था तो लाल बालों वाले लड़के ने अपना सिर नीचे किया और बिजली के सांप के सिर को काट लिया। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी लोगों को अविश्वास भरी नजरों से विलियम की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। विलियम ने उनकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए छटपटाते हुए सांप को पकड़ लिया जो उसके मुंह से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। हॉल के अंदर आलू के चिप्स खाने जैसी कुरकुरी आवाज गूंजी जब विलियम बिजली के सांप के सिर को ऐसे चबा रहा था जैसे वह कोई नाश्ता हो। उसका सिर खाने के बाद वह उसके बाकी शरीर को प्रेटजेल की तरह खाने लगता है। प्राप्त अनुभव अंक 10,000। विलियम ने डकार ली और एनरू की ओर देखा जो उसे ऐसे देख रहा था मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। क्या तुम इससे भी बड़ा सांप बना सकते हो? विलियम ने संतुष्टि से होंठ चटकाते हुए पूछा। वह एनरू को ऐसे देख रहा था मानो वह किसी मशहूर रेस्टोरेंट का 7 सितारा मिशेलिन शेफ हो। आधे एल्फ को एनरू को पकड़कर बंदी बनाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि किलिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हालांकि उनका पद कम कर दिया गया था, फिर भी वे सैकड़ों वर्षों तक मायरी रैंक में बने रहे और जीवन मरण की लड़ाइयों में एक अनुभवी थे। सिंहासन कक्ष के अंदर बैठे लोगों को उस समय बेचैनी महसूस हुई जब लाल बालों वाले लड़के ने बिजली के सांप को ऐसे खाया जैसे वह कोई स्वादिष्ट नाश्ता हो। राजकुमार जेसन ने भौहें चढ़ाई क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को ऐसा कारनामा करते देखा था। उन्हें यह भी संदेह हुआ कि विलियम ने जो खाया वह वास्तव में बिजली का सांप तो नहीं था, बल्कि एनरू द्वारा मनमौजी ढंग से बनाया गया एक भ्रम था। राजकुमार लियोनेल विलियम को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई दुर्लभ प्राणी हो, मानो उनके चेहरे पर अचंभित करने वाला भाव था। उन्होंने विलियम के बारे में कई बातें पता कर ली थीं, लेकिन उन्हें मिली जानकारी में यह नहीं बताया गया था कि वह बिजली खा सकते हैं। ग्रैंड आर्कमेज एवेक्सियस ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा कि क्या उन्हें भी किलिन के बिजली के सांपों में से एक को खाकर देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि लड़के ने बताया था। सबसे ज्यादा हैरान एनरू था, जिसने सांप को प्रकट करके विलियम पर हमला करवाया था। उसे लगा था कि जेकिल के भागने के दौरान जो कुछ हुआ वह महज एक संयोग था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आधा एल्फ न केवल उसकी शक्ति को दबाने में सक्षम था, बल्कि उसकी शक्ति भी उसके खिलाफ बेअसर साबित हुई। जब सभी लोग विलियम को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे, तब सिंहासन कक्ष के अंदर एक ऐसी भी महिला थी जो उस व्यक्ति की हत्या के प्रयास से खुश नहीं थी जिसे वह गुप्त रूप से प्यार करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन कक्ष में मेरे साम्राज्य के एक अतिथि पर हमला करने की? महारानी सिडोनी ने घातक इरादे से भरे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उपस्थिति को तुच्छ समझने की? जब उसने बिजली के सांप को विलियम की गर्दन पर काटने के लिए झपट्टा मारते देखा तो उसका दिल मानो गले से बाहर निकल आया। मोर्गाना, जो इस समय अपने माइंडस्केप के भीतर बंधी हुई थी, गुस्से से चीखी, और उसका गुस्सा सिडोनी के गुस्से से भी मेल खाता था। उसकी उपस्थिति में उसके प्रियजन पर हमला करना उसके गौरव और गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान था। उसके पाप की शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी और उसकी आंखें शक्ति से चमक उठीं। अलेंडोर और बाकी सभी एल्फ्स को उसकी शक्तियों से मोहित होने से बचने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। एनेरो ने तुरंत एक और भी शक्तिशाली आभा उत्पन्न की ताकि युवा महारानी के शरीर से बाढ़ की तरह बहने वाली अत्यधिक शक्ति से एल्फ्स को बचाया जा सके। तुमने मुझे निराश किया, एनरू। लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति महारानी सिडोनी के सिंहासन की ओर जाने वाली आखिरी सीढ़ी के पास छाती पर हाथ बांधे खड़ा दिखाई दिया। तुमने एक कनिष्ठ पर इस तरह छुपकर हमला कैसे किया? क्या तुम्हें एक असंख्य पशु होने का कोई स्वाभिमान नहीं है? उस आदमी के चौड़े कंधे, मांसल भुजाएं और भारी भरकम धड़ था, जो असीम शक्ति का प्रतीक प्रतीत होता था। उसने एनरू को घृणा भरी निगाहों से देखा और उसकी घृणा उसके शब्दों से स्पष्ट झलक रही थी। एनरू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने अपने सामने प्रकट हुए व्यक्ति को पहचान लिया था। नेरो, तुम तो बड़े बड़े आदमी की तरह बातें करना पसंद करते हो, एनरू ने ताना मारा। तुम्हारे जैसे छोटे से बिल्ली जैसे इंसान को लगता है कि मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। सफेद बालों वाले नीरो ने मुस्कुराते हुए एल्फ प्रतिनिधिमंडल की ओर कदम बढ़ाया। उसने एनरू के अपमान को एक हारे हुए व्यक्ति की शिकायत समझकर नजरअंदाज कर दिया और किलिन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसी क्षण सिंहासन कक्ष के अंदर 2 और लोग प्रकट हुए, जो एनरू और एल्फ्स के दोनों ओर खड़े हो गए।
नए आने वालों में लंबे बैंगनी बालों वाली एक महिला और एक किशोर लड़का था जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में लग रहा था। नीरो और उसके दो परिचित किलिन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे, जो अपनी क्षमता का उपयोग करके भागने और एल्स को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा था। विलियम को अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में झुनझुनी सी महसूस हुई, क्योंकि उसकी आकलन क्षमता ने उसे उन 3 लोगों के नाम और पद देखने की अनुमति दी थी जिनसे एनरू को खतरा महसूस होता था। 3 असंख्य जीव, विलियम ने सोचा और उसने भी सतर्कता बरतते हुए कहा। हालांकि नीरो और उसके साथी केवल किलिन एनरू को देख रहे थे, विलियम समझ गया था कि वे दबे पांव उस पर भी नजर रख रहे थे। लाल बालों वाले लड़के को पता था कि अगर उसने उनकी मौजूदगी में कोई मूर्खतापूर्ण काम किया तो सबसे पहले जिस पर प्रहार होगा वह अभिमानी एनरू नहीं बल्कि वह खुद होगा। अध्याय 462 महिलाओं ने भी द्वेष रखा। ड्राउन सही था, एनरू ने सोचा और पल भर में एल्स को लेकर भागने के लिए खुद को तैयार किया। अनेशा राजवंश में 2 से अधिक असंख्य जीव थे। नीरो ने किलिन की ओर देखकर मुस्कुराया, जो अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने सिंहासन कक्ष में अपनी उपस्थिति छिपा रखी थी ताकि युवा महारानी की रक्षा कर सकें यदि असंख्य राक्षस उन पर और क्रेटोर साम्राज्य के अधिकारियों पर हमला करने का निर्णय लेते हैं। बैंगनी बालों वाली महिला ने नीरो को आंख मारते हुए खिलखिलाकर हंसी। उसने कहा कि तुम तो बस एक छोटी सी बिल्ली हो, इधर आओ नन्ही बिल्ली। नीरो के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे, मानो उसने महिला की चुटकुला अनसुना कर दिया हो। वह गंभीर भाव से एनरू को घूर रहा था, मानो वह तय कर रहा हो कि उसके साथ क्या करना है। जब तीनों असंख्य राक्षस सिंहासन कक्ष में प्रकट हुए तो महारानी सिदोनी ने अपना संयम वापस पा लिया और अपनी शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित किया ताकि वह अब और प्रकट न हो सके। वह अब भी बहुत क्रोधित थीं, लेकिन चून की क्रेटोर साम्राज्य के तीनों रक्षक पहले ही वहां पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। महोदय रुकिए, एलेसियो ने माहौल में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए कहा। यह महज एक छोटी सी गलतफहमी है। महामहिम एनरू उस लड़के को डराना चाहते थे क्योंकि वह महारानी सिदोनी के सामने बहुत घमंडी हो गया था। चूंकि लड़का सुरक्षित है तो क्या हम अपने दोनों राज्यों के बीच गठबंधन बनाने के विषय पर अपनी चर्चा फिर से शुरू कर सकते हैं। नीले बालों वाले किशोर ने एलेसियो की बातों से सहमत होते हुए सिर हिलाया। वह क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों में से एक था और समूह में शांतिप्रिय था। हालांकि नीरो और बैंगनी बालों वाली महिला दोनों जानते थे कि एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है तो उन दोनों के लिए भी उसे शांत करना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा फिर से शुरू करें, किलिन को अपने अपराधों के लिए उचित मुआवजा देना चाहिए, किशोर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मुझे अपनी एक मूंछ दे सकते हैं? मुझे किलिन की मूंछ से चाबुक बनाने में बहुत दिलचस्पी है। एनरू ने उस किशोर लड़के को घूर कर देखा जो उसकी एक मूंछ मांग रहा था। किलिन की केवल 2 ही मूंछें होती थीं। ये मूंछें किलिन के वयस्क होने पर उगती थीं और उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक थीं। हालांकि ये मूंछें 1 महीने बाद फिर से उग आएंगी, लेकिन यह उनके लिए बहुत दर्दनाक अनुभव होगा। कितनी गुस्ताखी! मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? एनरू गुर्राया। एनेरू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी आंखें शक्ति से चमक उठीं। हालांकि तीनों असंख्य जीव भयभीत होने के बजाय एनेरू को ऐसे देख रहे थे मानो वे कोई मनोरंजक चीज देख रहे हों। ओम, क्या तुम पीछे चले गए हो या कुछ और? किशोर लड़के ने पूछा। तुम्हारी वर्तमान शक्ति तो केवल मिलेनियल रैंक के शिखर पर है। मुझे लगा था कि तुम एक असंख्य दानव हो। किशोर लड़के ने नीरो की ओर देखा, जिसने बस अपने कंधे उचका दिए। नीरो का असली रूप एक सफेद बाघ का था। उसकी ताकत एनरू के बराबर थी, इसलिए जब उसने महसूस किया कि एनरू की ताकत में कमी आ रही है तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। एनरू का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह विलियम के दमन में था। 3 असंख्य राक्षसों के सामने 1000 साल पुराने राक्षस का अपने दांत दिखाना एक छोटे पिल्ले के बाघ पर भौंकने जैसा था। किशोर लड़के ने अपना हाथ उठाया और एनरू पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा, जिससे वह जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। ये दृश्य देखकर अलेंडोर, एलेसियो और अन्य सभी कल्पित बौनों के चेहरे पीले पड़ गए। जाहिर है, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके संरक्षक जानवर को हल्के नीले बालों वाले किशोर लड़के द्वारा आसानी से वश में कर लिया जाएगा। क्या आप मुझे एक मूंछ देंगे या 2? किशोर लड़के ने विनम्रता से पूछा। बेशक आप मना कर सकते हैं। दूसरों को अपनी बात मनवाना मेरी फितरत नहीं है। हालांकि किशोर लड़के ने यह बात विनम्र स्वर में कही, लेकिन एनरू पर पड़ रहा दबाव और भी बढ़ गया, जिससे घुटनों के बल बैठे हुए उसका सिर फर्श पर जा टकराया। नीरो और बैंगनी बालों वाली महिला ने कुछ नहीं कहा।
अगर एल्फ पाखंडी थे तो वह किशोर लड़का पाखंडियों का राजा था। उसकी बातें और उसके काम एक दूसरे के विपरीत थे। वह किशोर लड़का उनकी त्रिमूर्ति में सबसे बिगड़ा हुआ था। नीरो और बैंगनी बालों वाली महिला ने उसे सुधारने की कोशिश करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं सिल्वरमून महाद्वीप का रक्षक हूँ। एनरू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए दहाड़ा। तुम कमीनों ने मुझे घुटने टेकने और सिर झुकाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम सब से मौत तक लड़ूंगा। किशोर लड़के ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। एनरू की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। हिंसा से कुछ हल नहीं होता, किशोर लड़के ने ज्ञान भरी आवाज में कहा और बेहोश पड़े किलिन की ओर बढ़ा, जो अभी भी अपने मानव रूप में था। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। फिर उस किशोर लड़के ने एनेरू के बाल पकड़े और उसे सिंहासन कक्ष से बाहर घसीट लिया। स्पष्ट था कि उसने किलिन की मूंछें लेने की अपनी योजना को अभी तक नहीं छोड़ा था। जब विलियम ने उस किशोर लड़के को देखा, जो उससे भी ज्यादा बेशर्म था और बेहोश किलिन के बाल खींचते हुए उसे सिंहासन कक्ष के निकास द्वार तक घसीट रहा था, तो उसके होठों का कोना फड़क उठा। एल्स ने उस किशोर लड़के के कार्यों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि यह व्यर्थ है। उनका रक्षक पशु बिना किसी प्रतिरोध के पराजित हो गया था। भला वे ऐसे प्राणी के विरुद्ध कैसे जीत सकते थे? महामहिम एनरू का आपको कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, एलेसियो ने विनती की। वह तो बस इस अर्धएल्फ को उसके अभद्र शब्दों के लिए सबक सिखाना चाहते थे। कृपया अपनी दया दिखाएं, महाराज। एलेसियो ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि अभी के लिए वह यही कर सकता है। अधीनता का व्यवहार करना उसकी गरिमा के विरुद्ध था, लेकिन वह जीवित रहने का मौका खोने की बजाय अपनी गरिमा खोना पसंद करेगा। अन्य एल्फ्स ने भी उनका अनुसरण किया। हालांकि एलेंडोर सीधा खड़ा रहा और उसने झुकने से इनकार कर दिया। वह गिड़गिड़ाने और दया की भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। महारानी सिडोनी ने एल्फ कमांडर के हठ की सराहना करते हुए सिर हिलाया। घृणित किलिन का निपटारा हो जाने के बाद उनका पहले वाला क्रोध पूरी तरह से गायब हो चुका था। निश्चिंत रहें, भले ही आपके रक्षक पशु ने अनुचित व्यवहार किया हो, मैं इस बार उसके अपराधों के लिए उसे क्षमा करने को तैयार हूं, महारानी सिडोनी ने कहा। उसकी जान और आप सबकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन याद रखें, ये केवल एक बार होगा। यदि भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगी। क्या मेरी बात स्पष्ट है? जी महाराज, एलेसियो ने एल्फ प्रतिनिधिमंडल की ओर से उत्तर दिया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। महारानी सिडोनी ने सिर हिलाया और अपना कोमल हाथ उठाया। चलिए अपनी चर्चा फिर से शुरू करते हैं। आप में से कोई मुझे गठबंधन के लिए राजी करने के लिए क्या पेशकश कर सकता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पूरे महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना चाहूं, तो यह चुटकी बजाने जितना आसान होगा। सुंदर महारानी ने अपनी पतली टांग उठाए और उसे दूसरी टांग के ऊपर रख लिया, साथ ही अपना चेहरा अपनी दाहिनी हथेली पर टिका लिया। महारानी सिडोनी ने निर्णायक स्वर में कहा, मुझे अपने सर्वोत्तम प्रस्ताव दीजिए। मेरे मनपसंद बनने का यह आपका आखिरी मौका होगा। एलेंडोर और विलियम ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिंहासन पर बैठी खूबसूरत महारानी की ओर देखने लगे। क्रेटोर साम्राज्य के दोनों रक्षक दर्शक बनकर किनारे खड़े थे। वे भी इस बात से सहमत थे कि महाद्वीप पर कब्जा करना एक जोखिम भरा कदम था जो उन पर ही भारी पड़ सकता था। नीरो महारानी सिडोनी की दूरदृष्टि से काफी प्रभावित था। अब जबकि उसने एलेंडोर और विलियम को अल्टीमेटम दे दिया था, यह उन पर निर्भर था कि वे तय करें कि क्रेटोर साम्राज्य उनका दुश्मन बनेगा या उनका सहयोगी। हालांकि दोनों रक्षकों के साथ साथ राजकुमार जेसन, एवेक्सियस और क्रेटोर साम्राज्य के बाकी उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एल्व्स और विलियम के वेरिटास की राजधानी पहुंचने से पहले ही खूबसूरत महारानी अपना फैसला कर चुकी थी। मोर्गाना ने भी इसे मंजूरी दे दी थी और महारानी सिडोनी के साथ मिलकर उनकी योजना को साकार करने का वादा किया था। दोनों खूबसूरत लड़कियां मन ही मन खिलखिला उठीं जब उन्होंने उस आकर्षक एल्फ और हाफ एल्फ को देखा जो उन्हें प्रसन्न करने वाला प्रस्ताव सोचने में समय ले रहे थे। वे दोनों पापी लड़कियां घमंडी भी थीं। उन्हें तब अच्छा लगता था जब सुंदर पुरुष उन्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते थे, खासकर तब जब उनमें से एक सुंदर पुरुष वह होता था जिसने उन्हें 2 बार स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। विलियम अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में द्वेष था। इन दोनों महिलाओं के मन में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष था। अध्याय 463 बांटो और राज करो। विलियम वेरिटास शहर को निहारते हुए बालकनी पर झुक गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हेलन साम्राज्य की राजधानी ग्लैडियोलस की तुलना में ये शहर अधिक जीवंत और व्यवस्थित प्रतीत होता था। राजमहल में उस घटना के बाद महारानी सिडोनी ने उनसे कहा कि वह सुबह उनसे फिर मिलेंगी।
उन्होंने उन्हें ये भी सलाह दी कि वे अपने निजी समय का उपयोग उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई प्रस्ताव सोचने में करें। सिंहासन कक्ष छोड़ने से पहले उसने विलियम को जो चिढ़ाने वाली निगाह से देखा, उससे लाल बालों वाले लड़के ने अपने गल खुजला लिए, क्योंकि यह स्पष्ट था कि सुंदर महारानी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। विलियम ने इन विचारों को एक तरफ रख दिया और सिस्टम से अनायशा राजवंश में आने के उनके वास्तविक उद्देश्य के बारे में पूछा। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? जी हाँ, मेजबान। 3 असंख्य राक्षसों के अलावा वेरिटास में एक छद्म देवता भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि क्रीटोर साम्राज्य दक्षिणी महाद्वीप में जाने से पहले एल्स से कहीं अधिक तैयार था, विलियम ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। टेलीपोर्टेशन गेट का क्या वह शहर में कहीं है? ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान में आपके राजा की सेना के साथ समन्वय स्थापित कर रहा हूं और अनायशा राजवंश की भूमि की लगातार छानबीन कर रहा हूं, लेकिन अब तक टेलीपोर्टेशन गेट का कोई भी निशान नहीं मिला है। विलियम के वेरिटास की राजधानी पहुंचने से पहले ही उसने एंग्रे बग्स और ब्लड ईगल स्क्वाड्रेस को अलग अलग दिशाओं में बिखरने का आदेश दिया था, ताकि सिस्टम अनायशा राजवंश की भूमि का मानचित्रण कर सके और क्रेटोर साम्राज्य के टेलीपोर्टेशन गेट के निशान खोज सके। हाफ एल्फ ये जानना चाहता था कि उनकी सेना और गुप्त बल कितने विशाल थे। वह और सिस्टम दोनों इस बात पर सहमत थे कि महाद्वीप की वर्तमान सर्वोच्च शक्ति कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत महारानी थी जिसे उसने किरिंटोर पर्वतों में ठुकरा दिया था। अगर कोई विलियम से पूछे कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा है, तो जवाब होगा नहीं। हाँ, उसे महारानी सिडोनी के प्रस्ताव को ठुकराने का पछतावा था, क्योंकि अगर वह बस सिर हिलाकर उसे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लेता तो ये शक्तिशाली सेनायाल्स के खिलाफ लड़ाई में उसकी ताकत का हिस्सा होती। नहीं, क्योंकि प्रस्ताव बहुत लुभावना था। वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। युवा महारानी सचमुच बहुत सुंदर थी, उनकी प्रेमिकाओं से भी ज्यादा सुंदर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? विलियम ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ सुंदरता से आसानी से प्रभावित हो जाते हों। विशेषकर कामवासना की देवी इरोस के संपर्क में आने के बाद, जो अपनी शरारती आंखों से सिर्फ एक पलक झपकाकर विलियम को प्रेम में पागल कर सकती थी। उसने सिडोनी को इसलिए मना किया था क्योंकि सिडोनी ने उससे कुछ खास चाहा था। वह प्यार चाहती थी और विलियम प्यार को आधे मन से नहीं करता। पहले उसे लगता था कि हरम रखना हर पुरुष का सपना होता है, लेकिन वह गलत था। अब जब उसके पास पहले से ही 3 प्रेमिकाएं थीं और एक पृथ्वी पर उसका इंतजार कर रही थी, तो उसे पहले से कहीं ज्यादा समझ आ गया कि किसी से प्यार करना और किसी के प्रति वासना रखना 2 अलग अलग भावनाएं हैं। हालांकि 2 लोग वासना के कारण प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन वह सच्चा प्रेम नहीं होगा। लेडी इरोस ने विलियम के मन में यह बात बिठाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि वह वासना की देवी थी। लोगों को मोहित करना और उनसे अपनी हर इच्छा पूरी करवाना अच्छा था, लेकिन अंततः ये स्नेह नकली था। इरोस नहीं चाहती थी कि उसके अनुयायी नकली प्यार पाएं। वह चाहती थी कि उन्हें सच्चा प्यार मिले, जिससे सिडोनी और मोर्गाना अपने पापी हृदयों की गहराई से खुशी महसूस कर सकें। क्रेटोर साम्राज्य के पास अनायशा राजवंश में कितनी सेनाएं हैं? विलियम ने अपने विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने के बाद पूछा। 30,000 से अधिक। मेरा अनुमान है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी कुछ सेनाएं फ्रीसिया साम्राज्य में तैनात हैं। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। महारानी सिडोनी के शासनकाल में दोनों राज्यों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी सेना का एक हिस्सा पूर्वी राज्य के मामलों की देखरेख के लिए छोड़ दें। इसके अलावा यह उन एल्फों से बचाव का भी एक उपाय था जो अपने लिए और अधिक भूमि हथियाने के उद्देश्य से दूरस्थित राज्य पर हमला करने की सोच सकते थे। जाहिर है, हालांकि क्रेटोर साम्राज्य का पलड़ा भारी था, फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों को कम नहीं आंका और सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त जवाबी उपाय किए। स्क्वाड्रेस अनायशा राजवंश की उत्तरी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके द्वारा लिए गए मार्ग में लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन गेट का कोई निशान या सुराग नहीं है। B1 और B2 भी अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और अभी तक उन्हें किसी भी ऐसी संरचना का कोई संकेत नहीं मिला है जो लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन गेट से मिलती जुलती हो। B1 और B2 विलियम द्वारा उन 2 मूक पक्षियों को दिए गए उपनाम थे जिन्होंने अटलांटिस कालकोठरी के अंदर उसकी और उसकी प्रेमिका की आवाज की नकल की थी। वह घटना हाफ एल्फ विलियम के लिए इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं थी, इसलिए उसने उन दोनों पक्षियों को एक साथ रखा और उन्हें इस मिशन में शामिल किया। दरअसल अनायशा राजवंश के इस अभियान के लिए केवल B1 और B2 को ही नहीं जुटाया गया था। सभी एंग्रे पक्षी इस समय महारानी सिडोनी के क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे थे, जिससे सिस्टम को उसका मानचित्रण करने में मदद मिली। विलियम ने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने का फैसला किया, ठीक उसी तरह जैसे चींटी रानी के जासूसों ने ज़ेलान राजवंश में फैले हुए थे ताकि वे एल्फ्स की गतिविधियों पर नजर रख सकें।
हालांकि चींटियां संख्या में बहुत थीं और रानी उनकी आंखों से देख सकती थी, लेकिन ये प्रणाली अपने आप में अद्वितीय थी। यह न केवल विलियम की सेना के साथ तालमेल बिठाकर ये देख सकती थी कि वे क्या देख रहे हैं, बल्कि यह रडार के समान एक स्कैन भी उत्सर्जित कर सकती थी, जिससे राजा की सेना के सदस्य के चारों ओर 3 मील के दायरे की जांच की जा सकती थी, और यह भूमिगत क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकती थी। इससे विलियम का सिस्टम कहीं अधिक श्रेष्ठ और एक बहुत ही प्रभावी जासूसी उपग्रह बन गया। क्या आपको कोई ऐसे जानवर मिले हैं जिन्हें मैं पालतू बनाकर अपनी सेना में शामिल कर सकूं? हमें कई पशु समूह मिले हैं, लेकिन चून की मेजबान ने केवल श्रेणी सी और उससे ऊपर के पशुओं की तलाश करने का निर्देश दिया था, इसलिए उनकी संख्या में भारी कमी आई है। फिर भी मेरे पास एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमें मेजबान के झुंड में शामिल करने के लिए कुछ मजबूत उम्मीदवार मिले हैं। बहुत बढ़िया, विलियम मुस्कुराया। नक्शे पर उनके स्थान अंकित कर दीजिए ताकि राजधानी में हमारा काम खत्म होने के बाद हम उनसे मिलने जा सकें। समझ गया। विलियम जानता था कि हेलेन साम्राज्य के जानवर उसकी सेना बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसी वजह से उसने अपनी निजी सेना में शामिल करने के लिए पड़ोसी राजवंशों और राज्यों से कुछ जानवरों की तस्करी करने का फैसला किया। महारानी सिडोनी अकेली ऐसी नहीं थी जिनके पास अपने झंडे तले विशाल सेना का नेतृत्व करने की क्षमता थी। जो वह कर सकती थी, विलियम उससे भी बेहतर कर सकता था। आखिरकार दक्षिणी महाद्वीप एक विशाल भूभाग था जो कई शक्तिशाली जानवरों से भरा हुआ था। उन शक्तिशाली जानवरों में झुंड में रहने वाले जानवर भी शामिल थे। विलियम ऐसे झुंड में रहने वाले जानवरों को पालतू बना सकता था ताकि वे उसे उसके सामने आने वाली सभी बाधाओं का सामना करने में मदद कर सकें। विलियम अपने स्टेटस पेज पर सिस्टम द्वारा लगाए गए चिन्हों की जांच कर रहा था, तभी एक खूबसूरत महिला क्रिस्टल बॉल से उसे देख रही थी। महारानी सिडोनी, जो अपने कक्ष में लौट आई थी, इस समय विलियम के लिए उपलब्ध कराए गए अतिथि कक्ष में उन पर नजर रख रही थी। उसे लगा था कि वह उसे खुश करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह और उसकी साथी मोर्गाना दोनों निराश हो गईं। ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? क्या मेरे प्यारे का दिमाग खराब हो गया है? उद्धरण अल्पविराम उद्धरण। दोनों लड़कियों को इस बात का पता नहीं था कि जब हाफ एल्फ ने अनायशा राजवंश के मूल निवासी जानवरों की सूची देखी तो वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। वे जानवर जो जल्द ही उसकी 1000 जानवरों की सेना का हिस्सा बनने वाले थे। अध्याय 464। काश ये सच होता। जब आधा एल्फ अपने अस्थायी निवास में हंस रहा था, तब सभी एल्फों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। स्वाभाविक रूप से वे सभी अनायशा राजवंश में एक योजना के साथ आए थे और उन्होंने युवा महारानी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें जो भेंट देने की योजना बनाई थी, उसकी व्यवस्था पहले ही कर ली थी। हालांकि विलियम का आगमन पूरी तरह से अप्रत्याशित था और इससे उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो गईं। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि उनके संरक्षक पशु एनरू को क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों में से एक ने बंदी बना लिया था। इस झटके से एल्फ्स को बहुत गहरा आघात लगा। हालांकि महारानी सिडोनी ने उन्हें किलिन को रिहा करने का वादा किया था, लेकिन इससे उन्हें यह एहसास हो गया कि बातचीत में वे वास्तव में नुकसान में हैं। एलेसियो के चेहरे पर भी फ्राउन था जब उसने अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को देखा। उसे अभी भी याद था कि जब वे सिंहासन कक्ष से निकले थे तो बर्थोल्ड की आंखों में छिपी हुई हंसी थी। स्पष्ट रूप से उसका समकक्ष एलेसियो की कठिनाई का आनंद ले रहा था, जिससे एल्फ बेहद चिढ़ गया था। मुझे डर है कि हम गठबंधन के लिए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं लाए हैं, एलेसियो ने पहले से तैयार की गई सूची को देखने के बाद कहा। अगर संत का पुत्र मानव महारानी को बेहतर सौदा पेश कर सकता है, तो हमारे पास दो तरफा हमले के लिए तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एलेशो के कथन से सहमत होने पर अलेंडोर की भौहें और भी तन गईं। काश वे ज़ेलान राजवंश के खजाने को वापस ला पाते तो हालात कुछ और ही होते। दुर्भाग्यवश ज़ेलान राजवंश का खजाना न तो ब्रायर ग्लेन शहर के अंदर था और न ही किसी अन्य मानव नगर में। राज्य की स्थापना के समय से ही ज़ेलान शाही परिवार का खजाना हमेशा मिनोटोर जाति के अभयारण्य में रखा जाता रहा है। यही कारण था कि राजवंश के पूर्व और वर्तमान शासकों को अपने खजाने की चोरी की चिंता नहीं थी। आखिरकार असंख्य राक्षसों के राज्य को लूटने का साहस किसमें था? क्या आपको लगता है कि वे मौखिक वादों से संतुष्ट हो जाएंगे? अलेंडोर ने पूछा। एलेसियो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मौखिक वादे बेकार हैं। ज्यादा से ज्यादा वे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित अनुबंध पर सहमत हो जाएंगे। हालांकि यह कोई साधारण अनुबंध नहीं होगा। वे हमें इसमें लिखी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए किसी शक्तिशाली जादू का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इसे तोड़ते हैं तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
एलेंडोर ने दूसरा प्रस्ताव देने से पहले कुछ देर विचार किया। क्या वैवाहिक गठबंधन करना एक बहुत ही मानवीय कार्य नहीं है? क्यों न हम ऐसा ही करें? एलेंडोर ने प्रस्ताव रखा। दो देशों के बीच वैवाहिक समझौते केवल शाही परिवारों के बीच ही होते हैं, एलेसियो ने उत्तर दिया। आप भले ही इस अभियान के उच्च पदस्थ अधिकारी हों, लेकिन शाही वंश के प्रभाव के सामने आपका पद कुछ भी नहीं है। एलेसियो ने एलेंडोर के मानव महारानी के प्रति रवैये में आए सूक्ष्म बदलावों को पहले ही देख लिया था और इससे वह बहुत सतर्क हो गया था। हालांकि उसे विश्वास था कि उनके पास मौजूद कलाकृतियों ने उन्हें मोहित होने से बचा लिया था, लेकिन वह देख सकता था कि मानवद्वेषी एलेंडोर के मन में सुंदर महारानी के बारे में कुछ और ही विचार थे, जिसका वार्ता पर पूर्ण नियंत्रण था। या फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें राजकुमारी एओवेन का विवाह क्रेटोर साम्राज्य के किसी राजकुमार से करा देना चाहिए? एलेसियो ने गंभीर भाव से पलटकर पूछा। मेरा मानना है कि इस अभियान में क्रेटोर सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति राजकुमार जेसन नाम का एक किशोर था। क्या आप राजकुमारी का विवाह उस बर्बर योद्धा से कराना चाहते हैं? कितनी बेतुकी बात है! एलेंडोर ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हमारी राजकुमारी इतनी कुलीन है कि वे किसी घिनौने मानव राजकुमार की दुल्हन नहीं बन सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एलेसियन ने एलेंडोर को, तो फिर तुमने विवाह गठबंधन का प्रस्ताव क्यों रखा? वाली घूरती निगाहों से देखा, लेकिन उसने अपने विचार जोर से नहीं कहे। एल्वेन प्रतिनिधिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को पता था कि अभी अपने ही समूह में फूट डालने का समय नहीं है। उन्हें गठबंधन को सफल बनाने का कोई रास्ता निकालना था। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वे एक गैर आक्रमण संधि पर सहमत हो जाते, जिससे क्रेटोर सेना नव अधिग्रहित एल्वेन भूमि से दूर रहती। अगले कदम पर विचार करते हुए सभी एल्व्स के बीच कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। समझौता होने से पहले उनकी बैठक 2 घंटे और चली। आधी रात से 1 घंटा पहले विलियम आरामदायक बिस्तर पर लेट गया और सो गया। इससे पहले उसे अपने प्रेमी के आलिंगन में सोने के लिए 1000 बीस्ट डोमेन में लौटने का बहुत मन कर रहा था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि सिस्टम ने कोई असामान्यता नहीं पाई थी, लेकिन विलियम को अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए कमरे के अंदर ही रहने का फैसला किया और अपने डोमेन को उजागर नहीं किया। सेरेनेनोस के साथ हुई घटना, जब उसने बिना अनुमति के विलियम के क्षेत्र में घुसपैठ की थी, ने विलियम पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ भी ऐसा ही हो, खासकर तब जब वह शत्रु क्षेत्र में था। जब आधा एल्फ एसगार्ड का सपना देख रहा था, तभी उसके कमरे में किताबों की अलमारी एक तरफ खिसक गई, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। महारानी सिदोनी एक ही टुकड़े वाला नाइट गाउन पहने हुए उससे बाहर निकली और चुपके से उस बिस्तर की ओर चली गई जहां लड़का सो रहा था। दरअसल युवा महारानी गहरी नींद में सो रही थी। दिन भर की घटनाओं ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। इसी वजह से उनके शरारती दूसरे रूप ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया और विलियम से रात में मिलने का फैसला किया। मोर्गाना ने अपने प्रिय हाफ एल्फ को स्वप्नलोक में रखने और उसे वास्तविकता में जागने से रोकने के लिए स्वप्नों की शक्ति का प्रयोग किया था। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रभावी है, तो उसने विलियम के चिकने और रेशमी बालों को धीरे से सहलाया और फिर उसके उन खुरदुरे हाथों को चूमा जो हथियार चलाने और कठिन श्रम करने के आदी थे। उसने उसके कान, गाल और यहां तक कि नाक को भी चूमा। डार्लिंग, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है, मोर्गाना ने विलियम को देखते हुए सोचा, जो शांति से सो रहा था। उसकी कोमल और नाजुक उंगली ने उसके होठों को छुआ, लेकिन उसने उन्हें चूमने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक गई तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। साथ ही इससे उसके द्वारा किया गया स्वप्न का जादू टूट सकता था और अर्धहेल्फ समय से पहले जाग सकता था। अगर सिडोनी न होती तो मैं तुम्हें अब तक खा चुकी होती, मोर्गाना ने मुंह बनाते हुए विलियम के बगल में लेटते हुए, अपने शरीर को उससे सटाते हुए और उसकी गर्माहट साझा करते हुए कहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने एक बार पलकें झपकाईं, फिर 2 बार, और उसके मोहक चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। उसने विलियम का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। योजक चिन्ह। सिडोनी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने की जगह को स्वप्निल भाव से देखा। पिछली रात उसने एक अच्छा सपना देखा था। उसने सपना देखा कि वह विलियम के साथ एक बिस्तर साझा कर रही थी और वे दोनों एक रात के जुनून को साझा कर रहे थे। जैसे जैसे उसके सपने की छवियां एक एक करके उसके सामने प्रकट होने लगी, उसकी सारी नींद गायब हो गई। युवा महारानी उस खास दृश्य को याद करके शर्मा गई, जिसमें विलियम का हाथ। अच्छा नहीं, महारानी सिदोनी ने सोचा, क्योंकि पिछली रात देखे गए कामुक सपने के कारण उनका शरीर गर्म हो रहा था।
वह अनिच्छा से बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर चल पड़ी। युवा महारानी को कुछ ही घंटों में अपने प्रियतम और एल्फ प्रतिनिधिमंडल से मिलना था, ताकि उनके प्रस्ताव सुन सकें। काश ये सच होता, महारानी सिदोनी ने सोचा। उनका बायां हाथ उनकी छाती को छू रहा था, जबकि दायां हाथ नीचे की ओर बढ़ता हुआ उनकी कौमार्यता पर आकर रुक गया। उसे अपने शरीर पर हावी हो चुकी गर्मी को शांत करने की आवश्यकता थी। युवा महारानी इस बात से अनभिज्ञ थी कि उनकी परछाई उनके साझा मन के संसार में संतुष्ट मुस्कान के साथ सो रही थी, एक खूबसूरत सपने में जहां उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो चुकी थीं। अध्याय 465 पुरुषों का अंतर्ज्ञान। क्रेटोर साम्राज्य के महान महाराज एवेक्सियस ने कल्पित बोनो द्वारा दी गई सूची को देखा, साथ ही उस अंगूठी को भी देखा जिसमें वे वस्तुएं थीं जो वे पहले से लाए थे। सूची में लिखी गई चीजें दुर्लभ संसाधन थीं जो केवल सिल्वरमून महाद्वीप पर ही पाई जा सकती थीं, और ग्रैंड आर्कमेज को यह स्वीकार करना पड़ा कि एल्स ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसे ठुकराना बहुत मुश्किल था। जाहिर है, क्योंकि यह सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं था। हालांकि अगर एल्स सचमुच तैयारी करके सूची में लिखी चीजें उन्हें भेज देते, तो क्रेटोर साम्राज्य को इस लेन देन से निश्चित रूप से लाभ होता। युवा महारानी ने एल्स के प्रस्ताव पर गौर तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि बहुमूल्य संसाधनों के मामले में ग्रैंड आर्कमेज उनसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वह बुद्धिमान तो थी, लेकिन बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं था कि वह चलती फिरती ज्ञानकोश थी और दुनिया के बारे में सब कुछ जानती थी। महारानी सिदोनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पास मौजूद संसाधनों और मानव शक्ति का उपयोग करने में अत्यंत प्रसन्न थी। चून की चीजों का आकलन करने में उनसे कहीं अधिक सक्षम लोग थे, इसलिए वह उन्हें ही वह काम सौंप देती थी जिसमें वे माहिर थे। इसके अलावा एल्स चाहे जो भी प्रस्ताव रखें, उसका फैसला नहीं बदलेगा। ये प्रस्ताव अच्छा है, एवेक्सियस ने एल्फ प्रतिनिधिमंडल की ओर मुख करके कहा, लेकिन चूंकि यह केवल कागज के एक टुकड़े पर लिखा है, इसलिए मैं इसका वास्तविक मूल्य नहीं बता सकता। हालांकि चूंकि एल्फ एक सम्माननीय जाति है, इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि आप यहां सूचीबद्ध संसाधनों को भेजने के लिए सहमत होंगे। एवेक्सियस ने यह पता लगाने के लिए कि एल्फ्स गंभीर हैं या नहीं, उनके सामने स्क्रॉल को लटका दिया। मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाकर कहता हूं कि सिल्वरमून महाद्वीप से हमारी अतिरिक्त सेना के पहुंचते ही सूची में उल्लिखित वस्तुएं पहुंचा दी जाएंगी, एलेंडोर ने कहा। उस दस्तावेज में जिन चीजों का जिक्र था, वे संगठन की एलेसियो शाखा से संबंधित थीं, जो सिल्वरमून महाद्वीप में तैनात थी। यह एक ऋण था जिसे एलेंडोर और अन्य कुलों के मुखियाओं द्वारा दक्षिणी भूमि पर अपनी सेनाओं के पहुंचते ही पूरी तरह चुका दिया जाएगा। महारानी सिडोनी ने एलेंडोर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया, जिसके जवाब में एल्फ कमांडर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। ये सुंदर बौना तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, सिडोनी। खैर, वह उतना बुरा भी नहीं है। सत्य। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एल्विन प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक समाप्त होने के बाद उन्हें युवा महारानी के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए अपने आवास पर लौटने के लिए कहा गया। उन्होंने एक दिन पहले ही अपने मेहमानों को बता दिया था कि वह उनसे अलग से मिलेंगी। इस तरह मोलभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। महारानी सिडोनी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह उन्हें मनाने के लिए केवल एक ही मौका देंगी। यदि वे ऐसा करने में असफल रहे तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एल्स के सिंहासन कक्ष छोड़ने के 5 मिनट बाद विलियम 2 गार्डों के साथ अंदर आया। आधे एल्फ के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, मानो उसने नाश्ते में कुछ बढ़िया खाया हो। मोर्गाना और सिडोनी के मन में भी मुस्कान चौड़ी हो गई जब उन्होंने उस सुंदर किशोर को देखा जिसने उनकी रात को और भी खास बना दिया था। क्या सर विलियम ने अच्छी तरह आराम किया? महारानी सिडोनी ने मधुर मुस्कान के साथ पूछा। एवेक्सियस, राजकुमार जेसन, राजकुमार लियोनेल, प्रिसिला और क्रेटोर साम्राज्य के अन्य अधिकारियों ने युवा महारानी द्वारा हेलन साम्राज्य से आए अर्धएल्फ के प्रति दिखाए जा रहे सूक्ष्म पक्षपात को देखा। हालांकि इस बारे में उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं किया। वे बस लाल बालों वाले लड़के को देखते रहे और उसके बोलने का इंतजार करते रहे। जी महाराज, विलियम ने उत्तर दिया। आपने मुझे जो आवास दिया वह बहुत आरामदायक था और भोजन मुझे पसंद आया। आपके आतिथ्य और उदारता के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेजबान होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। महारानी सिडोनी अपने सिंहासन पर झुक गईं और एक पैर दूसरे पर रखकर बोली, अपने मेहमानों को कष्ट देना उनके प्रति अनादर होगा, जिन्होंने मुझसे मिलने के लिए इतनी लंबी दूरी तय की है। अब, श्री विलियम, मैं आपसे गठबंधन का प्रस्ताव सुनना चाहूंगी। कृपया मुझे अपना बच्चा मुझे सौंपने की बात दोबारा न करने दें। हमारी पुरानी दोस्ती के चलते मैं इसे एक बार तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं नरमी नहीं बरतूंगी।
महारानी सिडोनी के शब्दों में छिपी चेतावनी विलियम को ये बताने के लिए काफी थी कि वह अपने शर्मनाक अतीत के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से विलियम भी समझ गया कि एक दिन पहले कही गई बातों को दोहराना अनुचित होगा। ये वह सूची है जो मैंने आज की बातचीत के लिए तैयार की है, विलियम ने अपने स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकालते हुए कहा। एवेक्सियस ने अपना हाथ उठाया और विलियम के हाथ में मौजूद स्क्रॉल उसकी ओर उड़ गया। क्रेटोर साम्राज्य के ग्रैंड आर्कमेज ने उस पर लिखी बातों को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव फैल गए। क्या तुम सच कह रहे हो? एवेक्सियस ने अविश्वास से पूछा। क्या यहाँ लिखी बातें सच हैं? विलियम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। महारानी सिडोनी को उस स्क्रॉल पर लिखी बातों को लेकर जिज्ञासा हुई, इसलिए उन्होंने ग्रैंड आर्कमेज को इशारा किया कि वह स्क्रॉल उन्हें सौंप दें। कुछ ही देर में युवा महारानी के चेहरे पर वही विस्मयकारी भाव आ गया। हालांकि वह दुर्लभ संसाधनों से बहुत परिचित नहीं थीं, लेकिन उस दस्तावेज में सूचीबद्ध संसाधन उनके लिए काफी जाने पहचाने थे। विलियम ने उस पत्र में उन अनदेखे खानों के स्थान सूचीबद्ध किए थे जिन्हें अनायशा राजवंश ने सैकड़ों वर्षों से नहीं खोजा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि विलियम ने खानों का आकार और यहां तक कि उनसे प्राप्त होने वाली अधिकतम मात्रा टन में भी दर्ज की थी। चांदी की खदानें, सोने की खदानें, जादुई क्रिस्टल की खदानें, आत्मा क्रिस्टल की खदानें, बहुमूल्य रत्न और यहां तक कि टन भर दुर्लभ धातुएं जिनका उपयोग हथियारों और कवच के लिए किया जाता था। विलियम ने सूची के अंत में एक मित्रिल खदान भी जोड़ दी थी। हालांकि मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वे दुनिया की सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक, आधा टन मित्रिल का खनन करने में सक्षम होंगे। हालांकि खनन का काम कठिन था, लेकिन महारानी सिडोनी के पास श्रमिक चीटियों की कमी नहीं थी जो इन संसाधनों का खनन किसी भी मनुष्य की तुलना में तेजी से कर सकती थी। असली समस्या तो ये थी कि क्या वह और क्रेटोर साम्राज्य उस स्क्रॉल में लिखी बातों पर भरोसा कर सकते थे जो इस समय उनके हाथों में था। हालांकि सूची में शामिल संसाधन एल्स द्वारा किए गए वादे की तुलना में काफी सामान्य थे, लेकिन वस्तुओं की भारी मात्रा विलियम के प्रस्ताव को उनके लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त थी। सर विलियम, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। महारानी सिडोनी मुस्कुराई। पर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। विलियम ने सिडोनी की बात पूरी करते हुए कहा, खैर, अगर तुम अपने लोगों की मदद से पता लगाओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, तो यह मामला आसानी से सुलझ सकता है। और अगर मैं अपनी श्रमिक चीटियों को भेजूं और इन स्थानों पर मुझे कुछ भी न मिले तो क्या होगा? तो फिर आप मुझे झूठ बोलने के लिए कैद कर सकते हैं और यातना दे सकते हैं। विलियम के निडर रवैये ने युवा महारानी और ग्रैंड आर्कमेज को यह महसूस कराया कि वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। मान लीजिए कि मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ। महारानी सिडोनी ने अपने प्रियतम को एक नए नजरिए से देखते हुए कहा, आप इन संसाधनों का पता कैसे लगा पाए? कहीं आपने इन्हें जमीन से सूंघकर तो नहीं खोज निकाला? बिल्कुल नहीं, विलियम ने उत्तर दिया। तो फिर कैसे? पुरुषों का अंतर्ज्ञान। राजकुमार जेसन, राजकुमार लियोनेल और क्रेटोर साम्राज्य के अन्य युवा अधिकारी विलियम को थूक में डुबोने के लिए बहुत ललचा रहे थे। अगर पुरुषों का अंतर्ज्ञान सोने की खानों और मित्रिल की खानों को खोजने के लिए पर्याप्त होता, तो दुनिया के सभी पुरुष सोने के सिक्कों में तैर रहे होते। महाराज, बेहतर होगा कि आप अपनी श्रमिक चीटियों को जांच के लिए भेजें, विलियम ने प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्हें निकटतम सोने की खान तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन तब तक आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे। महारानी सिडोनी ने अनिच्छा से सिर हिलाया। अभी तो कोई यह साबित नहीं कर सकता था कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन अगर वह आधा एल्फ सच कह रहा था, तो इस बातचीत का विजेता वही होगा। अब आप अपने कमरों में लौट सकते हैं, श्री विलियम, महारानी सिडोनी ने कहा। हम एक बैठक करेंगे जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि क्रेटोर साम्राज्य के लिए कौन सा प्रस्ताव अधिक लाभदायक होगा। जब हम अंतिम निर्णय ले लेंगे तो हम आपको और एल्फ प्रतिनिधिमंडल को भी अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाएंगे। समझ गया, महाराज, विलियम ने महारानी को संक्षिप्त रूप से झुककर अभिवादन किया और फिर अपने कमरे में लौटने के लिए मुड़ गया। सिंहासन कक्ष में उसके साथ आए दोनों रक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि लाल बालों वाला लड़का महल में कहीं भी न भटक जाए। विलियम मुस्कुराते हुए अपने अस्थायी निवास की ओर चल पड़ा। क्रेटोर सेना के टेलीपोर्टेशन गेट के निशान खोजने के लिए बनाई गई उसकी बांटो और जीतो रणनीति की बदौलत उसे रास्ते में कई अनदेखे खदान भी मिल गए। हाँ, फेल्फ ने महारानी सिडोनी को यह नहीं बताया था कि सूची में शामिल संसाधन उन खजानों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे जिन्हें सिस्टम ने विलियम की सेना के सदस्यों द्वारा अनायशा राजवंश के क्षेत्र की छानबीन के दौरान खोजा था। B1 और B2 ने एक छोटी एडमेंटियम खदान के ऊपर से उड़ान भरी थी जिसे विलियम ने अपने पास रखने की योजना बनाई थी। चूंकि ये संसाधन उसकी अपनी जेब से नहीं आ रहे थे,
इसलिए उसे खूबसूरत महारानी के साथ बातचीत में इनका इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के रूप में करने में कोई आपत्ति नहीं थी। विलियम को यह नहीं पता था कि उसके जाते ही सिंहासन कक्ष में तुरंत एक तीखी बहस छिड़ गई। महारानी सिडोनी ने विलियम के पत्र में लिखे संसाधनों के स्थानों के बारे में चींटी रानी को पहले ही सूचित कर दिया था। आखिर उसने ये कैसे किया? महारानी सिडोनी ने मोर्गाना से पूछा, जो अपने ही विचारों में खोई हुई लग रही थी। इस समय वह अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठी थी। वह पहले ही सिंहासन कक्ष से बाहर चली गई थी क्योंकि वहां इतना शोर हो गया था कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर यह सच भी है तो क्या हुआ? हमारा फैसला तो वही रहेगा, है ना? महारानी सिडोनी ने सिर हिलाया। उनके जीवनसाथी सही थे। अब जब वे यहां तक पहुंच चुके थे तो उनके मन में जो योजना थी उसे अमल में लाने का समय आ गया था। क्षमा कीजिए श्री विलियम, महारानी सिडोनी ने अपने हाथ में मौजूद पांडुलिपि को देखते हुए धीरे से कहा। फिर उसने विलियम की लिखावट को बड़े प्यार से सहलाया, मानो वह कोई अनमोल खजाना हो जिसे उसने नीलामी में जीता हो। प्यार और युद्ध में सब जायज है। अंत में जीत मेरी ही होगी। मोर्गाना ने सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि वह भी यही मानती थी। 10,000 देवताओं के मंदिर में कहीं एक कामुक देवी प्रसन्नता से खिलखिला उठी। वह तीनों राज्यों के बीच प्रेम प्रसंग के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी। स्वाभाविक रूप से उसका दांव अपने अनुयायियों पर ही था। आखिरकार खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। अध्याय 466, प्यार एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह है। 5 घंटे बाद एल्फ प्रतिनिधिमंडल और विलियम महारानी सिडोनी का फैसला सुनने के लिए सिंहासन कक्ष में एकत्रित हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किलिन एनरू भी सिंहासन कक्ष में उपस्थित था। वह कुछ दिन पहले की तरह ही घमंडी मुद्रा में खड़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके भीतर कुछ बदलाव आ चुका था। नीले बालों वाला किशोर लड़का नीरो और बैंगनी बालों वाली महिला के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर बेहद संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। विलियम खिलखिलाकर हंस पड़ा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि किशोर लड़के ने किलिन की मूंछें चुरा ली हैं। इस मजाक के कारण एनेरू ने उसे घृणा भरी निगाहों से देखा। ये सब तुम्हारी गलती है। एनरू गुस्से से दांत पीसना चाहता था, लेकिन वह जले पर नमक छिड़कना नहीं चाहता था। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोग जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन विलियम को छोड़कर, जिसे किलिन की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी, बाकी सभी ने सम्मानपूर्वक चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वह आमने सामने की लड़ाई में एनरू को हरा सकता है, लेकिन अपने दमन के अधीन किलिन से बच निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था। आने के लिए धन्यवाद, महारानी सिडोनी ने अपने पद के अनुरूप लहजे में कहा। गहन विचार विमर्श के बाद मैंने अंततः अपना निर्णय ले लिया है। महारानी सिडोनी के फरमान का इंतजार करते हुए एल्स और विलियम के कान खड़े हो गए। ये फरमान तय करने वाला था कि दक्षिणी महाद्वीप में दूसरा सबसे शक्तिशाली गुट कौन बनेगा। दोनों पक्षों से मुझे जो प्रशंसा मिली है वह काफी संतोषजनक है। इसी कारण मैंने दोनों पक्षों के साथ एक अहिंसा संधि करने का निर्णय लिया है। अलेंडोर और विलियम ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर महारानी सिडोनी की ओर मुड़ गए। दोनों के चेहरे पर शांत भाव थे। हालांकि गठबंधन बेहतर होता, लेकिन महाद्वीप के वर्तमान अधिपति से उन्हें जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प मिल सकता था वह था अनाक्रमण संधि। निश्चित रूप से यह हिंसा संधि तभी प्रभावी होगी जब दोनों पक्ष अपने वादे पूरे कर सकेंगे, महारानी सिडोनी ने कहा। यदि आपने महारानी से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो मैं आपको इसका पछतावा करवाऊंगी। महारानी सिडोनी ने इशारा किया और एवेक्सियस ने सिर हिलाकर सहमति दी। ग्रैंड आर्कमेज ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। वह स्क्रॉल अपने आप खुल गया और हवा में कई शब्द प्रकट हो गए। जैसा कि सभी को संदेह था, वह पांडुलिपि किसी प्रकार का अनुबंध थी। अनुबंध में लिखा था कि एल्फ्स द्वारा दी गई सूची में लिखी हर बात को एल्फ टेलीपोर्टेशन गेट के चालू होने के 1 सप्ताह बाद पूरी ईमानदारी से क्रेटोर सेना को सौंप देना होगा। ऐसा न करने पर उन लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाएगी जिनका रक्त उस पत्र पर मुद्रित किया जाएगा। उस पत्र से निकलने वाली दिव्य शक्ति यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि इस विशेष अनुबंध को किसी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर का समर्थन प्राप्त अनुबंध को तोड़ने का साहस कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि छद्म देवताओं और अर्धदेवताओं के पास भी इस अनुबंध को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कृपया इस अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए अपने रक्त की एक बूंद अर्पित करें, एवेक्सियस ने घोषणा की। अलेंडोर ने सबसे पहले अपनी उंगली में सुई चुभोकर खून की एक बूंद निकाली। फिर उसने उसे अनुबंध की ओर उछाल दिया। क्षण भर में अनुबंध चमक उठा और प्रकाश की एक किरण अलेंडोर की छाती की ओर बढ़ी।
यह इस बात का प्रमाण था कि अनुबंध अब प्रभावी हो चुका था और एल्फ कमांडर समझौते के अपने हिस्से को निभाने के लिए बाध्य था। एलेसियो ने भी यही किया। चून की सूची में लिखे संसाधनों की समीक्षा उसी ने की थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें प्राप्त कर लेगा। एक एक करके कल्पित बौने भी उसी राह पर चलने लगे और उनकी छाती से भी प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। यहाँ तक कि किलिन एनरू भी इससे अछूता नहीं रहा और उसे भी अपना रक्त बहाना पड़ा। एक किलिन का रक्त बहुत कीमती होता है, विशेषकर एनरू जैसे उच्च पद के किलिन का। इसमें व्यक्ति के शरीर को मजबूत करने, बीमारियों को ठीक करने की शक्ति थी, और इसका उपयोग अक्सर उन गोलियों को बनाने में एक घटक के रूप में किया जाता था जो योद्धाओं को रैंक में ऊपर उठने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती थी। इतना ही नहीं, इसमें थोड़े समय के लिए दुर्गंध को दूर करने की भी क्षमता थी। किलिन का बैंगनी रक्त चमकता हुआ अनुबंध की ओर बढ़ा और उसने एनरू को भी उससे बांध दिया। अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एवेक्सियस ने इसे वापस ले लिया और एक और दस्तावेज प्रस्तुत किया, इस बार विलियम के लिए। हालांकि विलियम के अनुबंध में कुछ अलग था। इसमें एक अतिरिक्त शर्त थी कि विलियम महारानी सिडोनी के एक अनुरोध को स्वीकार करेगा। इस अनुरोध में उसे किसी को भी मारना या शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल नहीं था। इसके साथ ही एक अतिरिक्त शर्त यह भी थी कि यदि विलियम वास्तव में महारानी सिडोनी के अनुरोध को पूरा नहीं करना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि यह अतिरिक्त शर्त अजीब थी, विलियम को इसमें कोई खामी नजर नहीं आई। विलियम ने अनुबंध की ओर अपने रक्त की एक बूंद छिड़कने से पहले गहरी सांस ली। प्रकाश की किरण के उसके सीने को भेदने के बाद सभी पक्षों के बीच बातचीत अंततः समाप्त हो गई। अलेंडोर और विलियम एक बार फिर आमने सामने आए और उन्होंने विदाई के शब्द कहे। अगली बार जब हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अलेंडोर ने घोषणा की। मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में फूल नहीं लाऊंगा, विलियम ने लापरवाही भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अलेंडोर ने अपने दल के साथ सिंहासन कक्ष छोड़ने से पहले एक गहरी सांस ली। एनरू ने भी विदा लेने से पहले विलियम को घृणा भरी एक आखिरी नजर से देखा। उसने कसम खाई कि अगर मौका मिला तो वह उस घृणित लड़के का मांस खाएगा और उसका खून पीकर उस नीले बालों वाले लड़के के हाथों हुए अपमान का बदला लेगा जिसने उसकी मूंछें छीन ली थीं। तो फिर अब मेरे जाने का समय हो गया है, महाराज। विलियम ने युवा महारानी को संक्षिप्त प्रणाम किया और फिर मुड़कर जाने लगा। महारानी सिडोनी को खुद को उससे संपर्क करने और उससे ये कहने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा कि वह उनका साथ न छोड़े। मोर्गाना ये सब उदास मुस्कान के साथ देख रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह विलियम को दोबारा कब देख पाएगी। शायद अगली बार जब वे एक दूसरे से मिलेंगे तब हेलन साम्राज्य और एल्फ सेना के बीच युद्ध समाप्त हो चुका होगा। जैसे ही विलियम सिंहासन कक्ष से बाहर कदम रखने ही वाला था, वह रुक गया और उसने महारानी सिडोनी की ओर एक नजर डाली। विलियम ने कहा, पिछली बार मैंने तुम्हारी दोस्त को इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दूंगा। लाल बालों वाले लड़के ने सामने देखते हुए आह भरी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि उसने अपनी बात जारी रखी। प्यार एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह होता है। अगर उनके बीच सच्ची भावनाएं हैं तो कोई भी एक छोर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर रिश्ते में सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा है और वह अपने छोर से रबर बैंड को छोड़ देता है तो दूसरा जो उसे पकड़े हुए है उसे चोट लगेगी। अगर मैं इस युद्ध में बच गई और मेरी युवावस्था की रस्म पूरी होने के बाद भी तुम्हारी सहेली की भावनाएं नहीं बदली तो उसे बता देना कि मैं उसे अपने बच्चे देने पर विचार करूंगी। मुझे यकीन है कि हमारे बच्चों की मुस्कान एक दो राष्ट्रों को पिघलाने के लिए काफी होगी। हालांकि उन्होंने यह बात मजाक भरे लहजे में कही, लेकिन उनके शब्दों में एक सूक्ष्म वादा भी छिपा था। महारानी सिडोनी की निगाहें नर्म पड़ गईं जब उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति को खुद से दूर जाते हुए देखा। दूसरी ओर मोर्गाना के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी क्योंकि विलियम ने इशारों इशारों में उन्हें बता दिया था कि वह उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार है। उन्हें बस एक मौके की जरूरत थी। अहंकारी हाफ एल्फ को प्रेम भरी नजरों से उनकी ओर देखने का मौका। अध्याय 467। आपको क्या लगता है कि आप कहां जा रहे हैं? विलियम के सिंहासन कक्ष छोड़ने के कुछ मिनट बाद ही क्रेटोर साम्राज्य के तीनों रक्षकों ने भी वहां से प्रस्थान कर दिया। वे उस रोचक घटना को देखने के लिए उत्सुक थे जो जल्द ही घटित होने वाली थी। असंख्य जीवों के रूप में वे भली भांति समझते थे कि एनरू विलियम को अपने हाथों अपमानित होने के बाद आसानी से भागने नहीं देगा। जैसे ही विलियम शाही महल की सुरक्षा से बाहर निकलेगा, वह निश्चित रूप से उस पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी करेगा।
बहुत बुरा हुआ, मुझे तो वो लाल बालों वाला बदमाश लड़का पसंद था। बैंगनी बालों वाली महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस आधे एल्फ को देखा जो महल से विदा लेने ही वाला था। नीरो और हल्के नीले बालों वाला किशोर लड़का कुछ नहीं बोले और जहां खड़े थे वहीं से देखते रहे। अब जब उन्होंने दोनों पक्षों के साथ अहिंसा संधि कर ली थी तो वे किसी भी पक्ष की मदद नहीं कर सकते थे। फिर भी तीनों असंख्य राक्षसों को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एनरू विलियम को पकड़ने और उसे अपनी इच्छानुसार यातना देने में सक्षम होगा। युवा महारानी उसे पसंद करती दिख रही थी, किशोर लड़के ने टिप्पणी की। क्या हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि जिस अर्ध हेल्फ में उनकी रुचि है वह खतरे में है? नीरो ने सिर हिलाया। चलो इस मामले से दूर रहें। वैसे भी क्या ये तरीका ज्यादा दिलचस्प नहीं है? हमें ये देखने को मिलेगा कि एक असंख्य राक्षस एक बच्चे को कैसे परेशान करता है। हालांकि मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता, लेकिन एनरू बहुत नाराज है क्योंकि तुमने उसकी मूंछें छीन ली हैं। किशोर लड़के ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह अपना लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल कर लेगा। सौभाग्य से एनरू पर जबरदस्त दबाव था और वह उसका विरोध नहीं कर सका। विलियम बेफिक्र होकर चल रहा था और शहर के बाहर जाने वाले मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए सीटी भी बजा रहा था। स्वाभाविक रूप से एनरू और एल्फ्स पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आधे एल्फ को अपने चंगुल से भागने से रोकने के लिए एक अचूक योजना भी बना ली थी। जब विलियम द्वार से कुछ 100 मीटर ही दूर था तो उसने बाईं ओर मुड़कर एक सराय में प्रवेश किया। स्वाभाविक रूप से ये सराय अब व्यवसाय में नहीं थी और केवल एक ऐसी जगह थी जहां क्रेटोर सेना ड्यूटी पर न होने पर अपना समय आराम से बिताती थी। एनरू ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके विलियम के शरीर पर पहले ही कब्जा जमा लिया था। जब तक विलियम वेरिटास शहर के अंदर था तब तक वह उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। ये बदमाश तो बस टालमटोल कर रहा है, जो होना ही है, एनरू ने चिढ़कर कहा। उसका मन कर रहा था कि वह लड़के को तुरंत पकड़ ले, लेकिन वह जानता था कि आधा एल्फ पलटवार करेगा। अगर वे शहर में उत्पात मचाते हैं और कुछ संपत्तियों को नष्ट कर देते हैं तो क्रेटोर सेना चुपचाप नहीं बैठेगी और पलटवार करेगी। एनेरू दोबारा उस हल्के नीले बालों वाले किशोर लड़के के हाथों में आने का अनुभव नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सहन करने और उस हाफ एल्फ के शहर छोड़ने का इंतजार करने के लिए तैयार था ताकि वहां आकर उसे उसकी औकात दिखा सके। तुम्हारी दयनीय जिंदगी खत्म करने से पहले मैं तुम्हें खूब तड़पाऊंगा। एनरू ने मन ही मन कसम खाए। विलियम एक ऐसा अस्तित्व था जो एनरू की सुरक्षा के लिए खतरा था। इसी कारण एनरू ने उसे जल्द से जल्द मार डालने का फैसला कर लिया था ताकि भविष्य में कोई जटिलता न हो। हालांकि चरवाहे के वंशज को मारने के लिए उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता, फिर भी वह डरा नहीं था। वह किसी की उपस्थिति से हमेशा के लिए दबे रहने की बजाय प्रतिक्रिया झेलना ज्यादा पसंद करेगा। तुम सब ज़ेलान राजवंश में वापस जा सकते हो, एनरू ने आदेश दिया। मैं इस लड़के से निपटने के लिए काफी हूँ। महामहिम, मुझे भी उससे द्वेष है, एलेंडोर ने उत्तर दिया। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे यातना दी जाए और वह बहुत धीमी और दर्दनाक मौत मरे। उस घिनौने आधे खून वाले से निपटने में मुझे आपका साथ दीजिए। एनेरू ने विलियम की पीड़ा देखने की एलेंडोर की सच्ची इच्छा को भांप लिया था, इसलिए उसने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अन्य एल्फ भी उससे सहमत थे, जिनमें एलेसियो भी शामिल था, जिसने इस समय अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। वे सभी विलियम के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसे ऐसा सबक सिखा सके जिसे वह परलोक तक अपने साथ ले जाए। कुछ मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। विलियम अभी भी सराय से नहीं निकला था और इससे एनरू, एल्व्स और यहाँ तक कि तीनों रक्षक भी अधीर हो रहे थे। क्या मुझे अंदर जाकर उसे खुद बाहर खींच लाना चाहिए? किशोर लड़के ने प्रस्ताव रखा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। नीरो और बैंगनी बालों वाली महिला ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें भी इंतजार करना पसंद नहीं था और लड़का पहले ही 2 घंटे से सराय के अंदर था। सौभाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनसे भी अधिक अधीर था और उसने इसे जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया। एनेरू शहर में दाखिल हुआ और सीधे उस सराय की ओर चल पड़ा जहां विलियम कुछ घंटे पहले गया था। सराय में कदम रखते ही एनरू ने लड़के को ढूंढने के लिए भीड़ पर नजर दौड़ाई। हालांकि उसे केवल क्रेटोर साम्राज्य के युवा योद्धा ही आराम से भोजन और पेय का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। क्या आप में से किसी ने उस लाल बालों वाले लड़के को देखा है जो कुछ घंटे पहले यहां आया था? एनरू ने कमरे में मौजूद सभी से पूछा। हालांकि किशोर मनुष्यों से उस लड़के के बारे में पूछना उसे उचित नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह अपने शरीर पर जकड़े हुए 3 रक्षकों के दबाव को महसूस कर सकता था। क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो शौच करने बाथरूम गया था?
योद्धाओं में से एक ने उत्तर दिया, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो वह तब से बाथरूम से बाहर नहीं आया है। एनरो ने सिर हिलाया और जल्दी से बाथरूम की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ से दरवाजा धकेला, उसके दाहिने हाथ में बिजली की लकीरें कड़कने लगीं। वह अपने हाथ में मौजूद केंद्रित बिजली को छोड़ने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह यहाँ नहीं है। एनरो की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब से विलियम ने सराय में प्रवेश किया था, तब से उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इसके अंदर केंद्रित कर लिया था और यह सुनिश्चित कर लिया था कि आधा एल्फ बिना किसी की नज़र में आए बाहर न निकल सके। हालांकि इसके बावजूद भी विलियम उसकी नाक के नीचे से भागने में कामयाब रहा। तीनों रक्षक भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने दिलों में उस अभिमानी अर्ध एल्फ के लिए पहले ही एक मोमबत्ती जला रखी थी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। योजक चिन्ह। इस बीच वेरिटास की राजधानी से सैकड़ों मील दूर हवा में एक जोरदार धमाका गूंजा, जिसके बाद दर्द से भरी एक हिनहिनाहट सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद 4 मीटर लंबा गहरे नीले रंग का एक घोड़ा झील की सतह पर गिर पड़ा, जिससे एक बड़ा छींटा पड़ा और उसके झुंड के बाकी घोड़े भागने लगे। अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद गहरे नीले घोड़े ने अचानक कहीं से प्रकट हुए लाल बालों वाले लड़के से बचने के लिए अपने शरीर को झील में और गहराई तक गोता लगाने के लिए मजबूर किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? विलियम ने पूछा और 100 मीटर लंबी पानी की चाबुक बुलाई, जिसने उसे डार्क ब्लू हॉर्स से पानी से बाहर निकाला और फिर उसे किनारे की ओर फेंक दिया। गहरे नीले घोड़े ने बंधन से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन विलियम के पानी के चाबुक ने उसे वहीं रोके रखा। फिर लाल बालों वाले लड़के ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कुछ मीटर दूर छटपटाते हुए जानवर की ओर निशाना साधा। जानवर को वश में करना। विलियम के हाथ से प्रकाश का एक गोला निकला और गिरे हुए जानवर से टकरा गया, जिसमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जल्द ही उसका पूरा शरीर एक सफेद रोशनी से घिर गया। जब ये सब चल रहा था, उसी दौरान एक निश्चित किलिन विलियम को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए वेरिटास शहर में बिजली का तूफान लाने के बहुत करीब था। तीनों रक्षक भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने सराय के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। वे ये पता लगाने के लिए भी आए थे कि लड़का उनकी निगरानी से कैसे बच निकला। महारानी सिडोनी ने अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल बॉल को देखा और मुस्कुराते हुए सराय के अंदर हो रही हलचल को निहारने लगी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि विलियम शहर से बिना किसी की नज़र में आए कैसे निकल गया, फिर भी वह इस बात से खुश थी कि उनका प्रिय लड़का सुरक्षित था। काश महारानी सिडोनी को पता होता कि उनका प्रियतम उनके राज्य के संसाधनों को लूटने में व्यस्त है, तो वह शायद तुरंत तीनों रक्षकों को उसे गिरफ्तार करने और जंजीरों में बांधकर राजधानी वापस लाने का आदेश दे देती। इस तरह वह ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वह उसकी पीठ पीछे कोई शरारत न करे, साथ ही उसे एक किलिन और कुछ हेल्थ से सुरक्षित रख सके जो उसे टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए थे। अध्याय 468। क्या आपके पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर है? गहरे नीले घोड़े ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी चोटों और विलियम के दमन ने उसे अपने शरीर पर मौजूद वशीकरण कौशल को दूर करने से रोक दिया। विलियम ने क्विक शॉट शेपर्ड के रूप में अपनी जॉब क्लास को अपग्रेड करने के बाद पहली बार इस कौशल का इस्तेमाल किया था। विलियम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह वशीकरण कौशल कितना शक्तिशाली है। जल्द ही प्रकाश कम हो गया और लाल बालों वाले लड़के ने तुरंत ही मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, जो क्लास 1 निम्न जानवर के रैंक का था। यह उन शक्तिशाली जीवों में से एक था जिन्हें सिस्टम ने तब चिन्हित किया था जब इनवे पक्षी उस क्षेत्र के ऊपर से उड़े थे। विलियम अपनी सेना में और सदस्य जोड़ने की योजना बना रहा था और अपने जीव जंतुओं को वश में करने के कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने सबसे पहले उस जीव को देखने का फैसला किया। विलियम ने दुष्ट दुर्स्वप्न केल्पी के घावों को ठीक करने के बाद उसे अपने झुंड के सदस्यों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। जानवर ने अपना सिर हिलाया और एक ऐसी हिनहिनाहट निकाली जो झील के पास के पूरे इलाके में गूंज उठी। जल्द ही उसके झुंड के सदस्य उसकी पुकार का जवाब देने के लिए प्रकट हुए और वे अपने नेता से कई मीटर दूर खड़े हो गए, जबकि विलियम को सतर्क निगाहों से देख रहे थे। आपके नए घर में आपका स्वागत है। विलियम ने अपने 1000 जानवरों के साम्राज्य का दरवाजा खोलते हुए अपने झुंड में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत किया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अटलांटिस का कालकोट्री पसंद आएगा। द मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी अपने झुंड का अल्फा था, जिससे विलियम को अपने राजा की सेना में स्वतः ही 200 से अधिक वाटर केल्पी प्राप्त करने की सुविधा मिली। पहले तो वाटर केल्पीज हिचकिचा रहे थे, लेकिन विलियम के दयालु स्वभाव और अपने अल्फा के प्रोत्साहन के कारण वे सभी बताए अनुसार पोर्टल में प्रवेश कर गए।
मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी डोमेन में प्रवेश करने वाला अंतिम जीव था और विलियम उसके पीछे पीछे गया। थाउजेंड बीस डोमेन के अंदर पहले से ही एक झील थी, इसलिए उसे दूसरी झील खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही उन्हें अटलांटिस की यात्रा सिखाने के बाद वाटर केल्पिस पानी में मछली की तरह सहज हो गए थे। यहाँ तक कि मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी भी विलियम की व्यवस्था से काफी संतुष्ट था, क्योंकि वे सभी मांसाहारी जीव थे। सेओकोई और नाग दोनों ही उनके शिकार के लिए एकदम सही जानवर थे, क्योंकि उनमें से कोई भी जल निकायों में जल घोड़ों से आगे नहीं निकल सकता था या उन्हें हरा नहीं सकता था। अपने झुंड के नए सदस्यों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के बाद विलियम वास्तविक दुनिया में लौट आया और अनायशा राजवंश की राजधानी में स्थित सिस्टम से इस मामले के बारे में पूछा। क्या वे अभी भी वेरिटास शहर में मेरी तलाश कर रहे हैं? विलियम ने पूछा। हाँ, किलिन एनरू इस समय शहर के ऊपर है और बेसब्री से आपकी उपस्थिति की तलाश कर रहा है। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपने उस जासूस को टेलीपैथिक संदेश भेजा जो इस समय शहर के अंदर मौजूद था और हमेशा की तरह फुर्तीला था। एथॉन, बहुत बढ़िया। विलियम ने उस छोटे पक्षी की प्रशंसा की जो हमेशा मुश्किल समय में उसकी आंखों की तरह मौजूद रहता था। अब तुम शहर छोड़ सकते हो। ध्यान रखना कि पूरब की ओर उड़ना, ताकि मूर्ख किलिन को शक न हो। चहचहाहट। अपनी स्वीकृति देते हुए चहचहाने के बाद एथॉन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। विलियम बाद में अनायशा राजवंश के पूर्वी क्षेत्र की यात्रा के दौरान इसे लेने आएगा। विलियम के राजधानी में प्रवेश करने से पहले ही उसे पता था कि उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने सोलेल को आकाश की ओर फेंक दिया था, जहां वह काले बादलों को पार करते हुए सूर्य की रोशनी में नहाया। चूंकि वह हथियार विलियम की आत्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह पलक झपकते ही उस स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था जहां वह हथियार मौजूद था। यह उन उपायों में से एक था जो उसने पहले से ही तैयार कर रखे थे, ताकि यदि राजधानी से बिना किसी की नज़र में आए भागने की आवश्यकता पड़े तो वह इसका इस्तेमाल कर सके। राजवंश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित मेलवोलेंट नाइटमेयर केल्पी के स्थान का पता लगाने के बाद विलियम ने सोलेल को दूर से नियंत्रित किया और उसे उस दिशा में जाने का आदेश दिया। विलियम जानता था कि एनरू और एल्स उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सौभाग्य से उसने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। लाल बालों वाले उस लड़के ने तो इस अवसर का उपयोग उन्हें और अधिक क्रोधित करने और ज़ेलान राजवंश में उनकी वापसी में देरी करने के बारे में भी सोच लिया था। इसके बाद विलियम ने कॉनर द्वारा दी गई अंगूठी को सक्रिय किया ताकि वे दोनों लंबी दूरी से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। चूंकि वे दोनों एल्स के खिलाफ एक अस्थायी गठबंधन में थे, इसलिए विलियम ने फिलहाल अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखने और उनके द्वारा शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करने के लिए उसके साथ सहयोग करने का फैसला किया। कनेक्शन स्थापित होते ही कॉनर ने पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर है? विलियम ने सिर हिलाकर वेरिटास में घटी घटनाओं की जानकारी दी। कॉनर ये जानकर हैरान रह गया कि एल्व्स ने भी क्रेटोर सेना के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। विलियम की रिपोर्ट सुनने के बाद कॉनर ने टिप्पणी की, सौभाग्य से आप समय पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने मन में यह बात पहले ही स्थापित कर ली थी कि विलियम और महारानी सिडोनी के बीच अच्छे संबंध थे, फिर भी उन्हें हेलन साम्राज्य और ज़ेलान राजवंश में स्थित एल्फ सेना के संबंध में क्रेटोर साम्राज्य के रुख के बारे में संदेह था। तुम्हें क्या लगता है कि एल्फ्स को अपना टेलीपोर्टेशन गेट बनाने में कितना समय लगेगा? विलियम ने पूछा। कॉनर ने कुछ देर सोचने के बाद एक अंदाजा लगाया, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय है। हालांकि यह कम है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ग्लैडियोलस शहर की रक्षा के लिए इंतजाम करता रहूंगा। आपका क्या इरादा है? आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमारे साथ लड़ने के लिए और अधिक सहयोगियों को भर्ती करो। मैं संपर्क में रहूंगा और युद्ध के ग्लैडियोलस की दीवारों तक पहुंचने से पहले वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, अगर कोई बात सामने आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। विलियम ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर मेरी तरफ से कुछ होता है तो मैं भी संपर्क में रहूंगा। अलविदा। लाल बालों वाले लड़के ने आह भरकर कनेक्शन काट दिया। 1 महीने बाद असली काम शुरू होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, विलियम ने अपना स्टेटस पेज देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों के सामने उन जानवरों के निशान चमक रहे थे जिन्हें वश में किया जा सकता था। सिस्टम, उड़ान सिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार हो जाओ। उड़ान तुल्यकालन सक्रिय हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विलियम ने अपनी आभा को सोलेल पर केंद्रित किया और उसके सिरे को पूर्व दिशा की ओर इंगित किया। मेजबान, कृपया सोलेल को अपनी आंखों के स्तर तक उठाएं। विलियम ने निर्देशानुसार कार्य किया और हथियार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा। इसके सिरे को 3 इंच दाईं ओर खिसकाएं। आधे एल्फ ने सिस्टम के निर्देशों का आज्ञाकारी ढंग से पालन किया ताकि वह गलत दिशा में उड़ने से बच सके। उड़ान पैटर्न अब पूरी तरह से सिंक्रोनाइज है।
सब कुछ हरा है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। क्विक शॉट वॉर आर्ट फ्यूजन फॉर्म, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। ब्लिट्जर रेलगन। विलियम और सोलेल एक हो गए और आकाश की ओर उड़ गए। उनका अगला गंतव्य एडमंटियम खदान था जिसे सिस्टम ने खोजा था। हालांकि इसकी संभावना कम थी, फिर भी वह नहीं चाहता था कि महारानी सिडोनी की श्रमिक चींटियां गलती से एडमंटियम खदान में पहुंच जाएं, क्योंकि वे उन स्थानों की यात्रा कर रही थी जिन्हें विलियम ने उनके लिए लिख रखा था। विलियम जानता था कि वह 1 महीने की अवधि में एनाशा राजवंश में स्थित सभी संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर सकता। हालांकि वह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से यात्रा कर रहा था, उसे पूरा विश्वास था कि चींटियों की रानी जल्द ही उसके क्षेत्र में किए जा रहे तस्करी अभियानों का पता लगा लेगी। संघर्षों को रोकने के लिए उसने सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाने का फैसला किया और फिर रास्ते में पकड़े जा सकने वाले झुंड प्रकार के जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। विलियम को मित्रिल खदान के स्थान का खुलासा करने पर खेद था, लेकिन वह ये भी समझता था कि युवा महारानी के साथ साथ क्रेटोर साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों को अपने प्रति अनुकूल दृष्टि रखने के लिए यह आवश्यक था। अगर उसे पता होता कि सुंदर महारानी और उनके शरारती साथी ने बहुत पहले ही अपना फैसला कर लिया था, तो वह निश्चित रूप से मित्रिल खदान का पता गुप्त रखता और उसका इस्तेमाल अपनी सेना के लिए हथियार और कवच बनाने में करता। सौभाग्य से उसे यह पता नहीं था कि दोनों लड़कियां उससे आगे निकल चुकी हैं, वरना इतने सारे संसाधन उनके साथ बांटने के पछतावे और दिल टूटने से वह खून थूक देता। सूची इतनी लंबी थी कि उसके दादा जेम्स पूरे दिन नाचते हंसते और बार बार हम अमीर हैं चिल्लाते रहते। अध्याय 469, क्या हम उसे मार नहीं सकते? विलियम और एल्फ प्रतिनिधिमंडल की महारानी सिडोनी से मुलाकात के 2 सप्ताह बाद एल्फ सेना के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी ज़ेलान राजवंश की राजधानी के ठीक बाहर ड्राउन द्वारा निर्मित एक भूमिगत अड्डे में एकत्रित हुए। द्वार खोलो, ड्राउन ने आदेश दिया। द्वार खोलो। जैसे ही टेलीपोर्टेशन गेट चालू हुआ, एल्फ सेना एक साथ चिल्लाए। वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें शर्म आ रही थी कि उन्होंने हजारों लोगों को मारने वाले मानव विद्रोहियों द्वारा हमला किए जाने के डर से खुद को शहर में छिपा लिया था। ड्राउन ने एल्विन विद्वानों के साथ मिलकर इसके निर्माण में व्यक्तिगत रूप से सहायता की थी, जिनका कर्तव्य था कि वे मानव भूमि में अभियान पर जाने से पहले सिल्वरमून महाद्वीप में बनाए गए कनेक्टिंग गेट से मेल खाने के लिए इसे कैलिब्रेट करें। क्योंकि एक छद्म देवता ने इसके निर्माण में उनकी सहायता की थी, इसलिए टेलीपोर्टेशन गेट उनके अनुमान से 2 सप्ताह पहले ही बनकर तैयार हो गया था। इस घटनाक्रम से अलेंडोर और एलेसियो ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे एल्फ अभियान की मौजूदा स्थिति को लेकर काफी दबाव महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि वे बिना किसी बाधा के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के लोगों की क्षमता को बहुत कम आंका था। कुछ ही देर में हल्के कवच पहने एक एल्फ योद्धा द्वार से गुजरा। जैसे ही एल्फ योद्धाओं ने उसे देखा, वे सब तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे। एल्वेन योद्धा आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन अपने प्रशिक्षण के कारण उसने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा और आगे बढ़ने से पहले एलेंडोर को संक्षिप्त रूप से सिर हिलाकर अभिवादन किया। कुछ ही समय बाद कई अन्य एल्फ योद्धा उस द्वार से गुजरे। सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार उन पुरुषों के कवच पर विभिन्न प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे, जो उनके कबीलों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1 घंटे बाद राइस, सालेह, नासिरा, राइस और एरोन कुलों के मुखिया टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकले। जैसे ही ये बुजुर्ग भूमिगत अड्डे में प्रकट हुए, सभी एल्फ शूरवीरों की तरह अपने सम्राटों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घुटने टेक दिए। केवल राजकुमारी एओविन, ड्राउम और एनरू ही ऐसे थे जिन्होंने घुटने नहीं टेके। विभिन्न कुलों के मुखियाओं ने एल्फ राजकुमारी और उनके बगल में खड़े 2 रक्षकों के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। एक अधेड़ उम्र का एल्फ आगे बढ़ा और शाही परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए एल्फ राजकुमारी के चरणों में घुटने टेक दिए। महाराज, काफी समय हो गया है, अधेड़ उम्र के बौने ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मूर्ख पोते ने इस अभियान में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। राजकुमारी एओविन ने एल्डर की मुस्कान का जवाब देते हुए सिर हिलाया। कमांडर अलेंडोर ने यह सुनिश्चित किया है कि मैं दक्षिणी महाद्वीप में एक सुखमय जीवन व्यतीत करूं। कृपया उठिए, लॉर्ड शेफेल। शेफेल ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। वह गिल्वेन कबीले का महान बुजुर्ग और अलेंडोर का दादा था। सिल्वरमून महाद्वीप में वह एल्फ परिषद के सम्मानित सदस्यों में से एक थे और मानव विरोधी गुट का हिस्सा थे। वे रूढ़िवादी गुट के लिए सिरदर्द थे, जो अपने पड़ोसियों के साथ खुशी से सहअस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। दक्षिणी महाद्वीप का ये हालिया अभियान एल्फ परिषद की किसी भी अनुमति के बिना किया गया था। इसके बावजूद शाही परिवार सहित सभी ने इस पर आंखें मूंद लीं।
मानवता के प्रति क्रूरता को व्यापक रूप से फैलने से रोकने के लिए एल्व्स के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी एओविन को अभियान में पर्यवेक्षक बनने का कार्य सौंपा था। दुर्भाग्यवश अभियान में शामिल एल्व्स इतने चालाक थे कि वे ऊपरी तौर पर तो उसकी बात मान लेते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे मनुष्यों को प्रताड़ित करते थे। अलेंडोर, आगे बढ़ो, शेफेल ने आदेश दिया। हाँ, अलेंडोर ने अपने दादा के सामने खड़े होकर जवाब दिया। ठीक उसी क्षण भूमिगत अड्डे के अंदर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। एल्फ कमांडर के सुंदर चेहरे पर एक लाल निशान पड़ गया, लेकिन वह शांत रहे और चेहरे पर हो रहे तेज दर्द को सहन करते रहे। तुम्हारा मिशन मानव भूमि पर विजय प्राप्त करना था, और फिर भी तुम केवल एक मानव साम्राज्य ही हासिल कर पाए हो। शेफेल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो वह किसी नौकर से बात कर रहा हो, न कि परिवार के किसी सदस्य से। मैंने तुम्हें एक अक्षम सेनापति बनने के लिए नहीं पाला था। तुम खुद से क्या कहना चाहते हो? अलेंडोर जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया और समर्पण भाव से अपना सिर झुका लिया। मेरी अक्षमता के लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है। महान बुजुर्ग मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। चूंकि आप अपनी अक्षमता स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सजा सुनाता हूं। रुको। राजकुमारी एओविन आगे बढ़ी और अलेंडोर और शेफेल के बीच खड़ी हो गईं। एल्फ राजकुमारी ने गिल्वेन कबीले के महान बुजुर्ग को निडर भाव से देखा। महान गुरुदेव, मैंने देखा है कि कमांडर अलेंडोर ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी, राजकुमारी एओविन ने कहा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इन भूमि में रहने वाले मनुष्यों को कमाका। भले ही हम उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प प्रशंसनीय है। इस अभियान की विफलता के लिए कमांडर जिम्मेदार नहीं है। हमारी गलती यह है कि हमने अपने विरोधियों को कमाका। शेफेल मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि महारानी ने मुझे इस मामले को अनदेखा करने के लिए कहा है, तो मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। अलेंडोर, महारानी का शुक्रिया अदा करो। अगर वह न होती तो मैं तुम्हारी अक्षमता के कारण तुम्हें पहले ही अपने कबीले से बहिष्कृत कर देता। अलेंडोर ने अपना सिर उठाया और अपराधबोध से भरे चेहरे के भाव के साथ राजकुमारी एओविन की ओर देखा। महामहिम, मेरी ओर से बोलने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज से मैं अपना जीवन आपके साथ सेवा करने और आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए समर्पित करता हूँ, अलेंडोर ने प्रतिज्ञा की। मैं विश्व वृक्ष के आशीर्वाद से यह शपथ लेता हूँ। राजकुमारी एओविन ने सिर हिलाते हुए घुटनों के बल बैठे एल्फ को अपना हाथ बढ़ाया। उठो, कमांडर अलेंडोर, इस युद्ध में तुम्हारी अभी भी एक भूमिका है। हमें विजय दिलाकर तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हो। अलेंडोर ने राजकुमारी का हाथ थामकर हल्के से चूमा। जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, महामहिम। योजक चिन्ह। अलेंडोर, यह एक शानदार प्रदर्शन था, शेफेल ने प्रशंसा में सिर हिलाया। इसके साथ इस युद्ध के समाप्त होने के बाद आप राजकुमारी एओविन के निजी अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रह सकेंगे। आपको यह मौका नहीं चूकना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, दादाजी, अलेंडोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर मौजूद निशान काफी समय पहले गायब हो गया था, जब एक एल्फ पादरी ने उसका इलाज किया था। वे दोनों इस समय कमांडर के क्वार्टर के अंदर थे, जहां अलेंडोर ने दक्षिणी महाद्वीप में 3 गुटों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। क्रेटोर साम्राज्य के साथ अनाक्रमण संधि करना अच्छा है, शेफेल ने सिर हिलाया। अगर हम महाद्वीप की सारी जमीनें जीत लेते हैं, तो मध्य महाद्वीप की विभिन्न शक्तियां चुप नहीं बैठेगी। वे तो दक्षिणी महाद्वीपों को एल्फ आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए धर्मयुद्ध शुरू करने का बहाना भी ढूंढ सकती हैं। यद्यपि हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है, फिर भी मनुष्यों की संख्या हमसे 10 लाख गुना अधिक है। जब तक हमें उन सभी को धमकाने का कोई उपाय न मिल जाए, तब तक हमें उन्हें ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए। अलेंडोर ने सिर हिलाया। वह अपने दादाजी से सहमत था, इसलिए उसने कुछ सप्ताह पहले हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एल्व्स और महारानी सिडोनी के बीच बातचीत पर जोर दिया था। संत का पुत्र, शेफेल ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर हम उसे पकड़ ले तो वह संत और एनारियन कबीले को मानव भूमि में इस अभियान पर दबाव डालने से रोकने के लिए एक अच्छा बंधक साबित होगा। हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। दादाजी, क्या हम उसे मार नहीं सकते? अलेंडोर ने पूछा। मुझे डर है कि बड़ा होकर वह एक खतरनाक इंसान बन जाएगा। मारना? शेफेल ने अलेंडोर को ऐसे देखा मानो वह किसी अज्ञानी मूर्ख को देख रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंटनी और एल्व्स के नायक के पुत्र को मारने की? अगर तुमने ऐसा किया, तो भले ही मैं परिषद में एक वरिष्ठ सदस्य हूं, हमारा कबीला एनारियन के क्रोध से नहीं बच पाएगा। साथ ही एल्फ राजा उस कमीने मैक्सवेल का ऋणी है जिसने हमारी विरासत को बचाया था। अगर यह बात फैल गई कि तुम सेंटनी के पुत्र को मारने का इरादा रखते हो, मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी, मैं व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था।
एलेंडोर ने माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। शेफेल षड्यंत्रों और छल कपट में माहिर था। यही कारण था कि वह एलेसियो का समर्थक बन पाया जब एलेसियो सिल्वरमून महाद्वीप में अपने संपर्क बना रहा था। वह एक नज़र में समझ गया था कि एलेंडोर सचमुच विलियम की मृत्यु चाहता है, इसलिए उसने उसे सुलह का प्रस्ताव देने का फैसला किया। हम उसे अभी नहीं मार सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे बाद में नहीं मार सकते, शेफेल ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल एलेंडोर ही सुन सका। हम उसे एक ऐसा जहर दे सकते हैं जो धीरे धीरे असर करेगा और उसे 1 साल के अंदर मार देगा। इससे संत और बाकी लोग हम तक इसका पता नहीं लगा पाएंगे। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत होगी और मैं तुम्हें स्वयं उसके शरीर में जहर डालने का सम्मान देता हूं। धन्यवाद दादाजी। एलेंडोर ने अनगिनत बार सिर झुकाया। हालांकि मैं उसे खुद यातना देना पसंद करता, लेकिन ये भी अच्छा है। कम से कम कोई भी हमारे कबीले पर शक नहीं कर पाएगा और हम एनेरियन परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे। जब तक आप समझ रहे हैं तब तक सब ठीक है। अब आइए इस मामले को एक तरफ रख दें और युद्ध की तैयारियों पर चर्चा करें। जैसा आप चाहें दादाजी। अध्याय 470 ध्यान भटकाने की रणनीति। अंधेरे की आड़ में एक काला सांप उस भूमिगत अड्डे से बाहर निकला जहां एल्विन टेलीपोर्टेशन गेट स्थित था। जब उसे लगा कि उसके आसपास कोई नहीं है तो वह एक काले कोहरे में बदल गया और शहर से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद एजियो एक पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर ज़ेलान राजवंश की राजधानी को देख रहा था। उसने तुरंत अपनी कलाई पर एक सांकेतिक संदेश लिखा और उसे अपने दोनों शिष्यों को भेज दिया। ये कार्य पूरा करने के बाद वह एक बार फिर काले धुंध में बदल गया और शहर की ओर वापस चल पड़ा। उसे एल्फ सेना की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी थी। एजियो जानता था कि यह शक्तिशाली सेना कुछ ही दिनों में हेलन साम्राज्य की ओर बढ़ेगी और ग्लैडियोलस शहर की दीवारों के पीछे रहने वालों के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करेगी। योजक चिन्ह। विलियम को अपनी कलाई पर खुजली महसूस हुई और वह जानता था कि उसके चौथे गुरु एजियो से एक संदेश आया है। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने सोचा कि एल्फ सेना के आने में अभी 2 से 3 सप्ताह और लगेंगे। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास अभी समय कम है, विलियम ने अपना हाथ उठाते हुए कहा और उसे उस मायावी धुंध वाले जंगली जानवर की ओर निशाना बनाया जो अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जानवरों को वश में करना। योजक चिन्ह। क्या आपको इस बारे में यकीन है? कॉनर ने पूछा। यह कोई अच्छा मजाक नहीं है। वह विलियम के प्रक्षेपण को देखकर अचंभित था। ड्यूस का नेता आराम करने ही वाला था कि लाल बालों वाले लड़के की अचानक पुकार ने उसकी नींद पूरी तरह से उड़ा दी। काश ऐसा होता, विलियम ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से मेरा एक भरोसेमंद परिचित है जो इस समय ब्रायग्लेन की राजधानी में छानबीन कर रहा है। मैं उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूं, इसलिए ये खबर विश्वसनीय है। कॉनर ने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। अभी भी बहुत सारे काम थे जिन पर वह काम कर रहा था, लेकिन घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसे असहाय महसूस कराया। ग्लैडियोलस की रक्षा व्यवस्था कैसी है? विलियम ने पूछा। क्या ये घेराबंदी के लिए तैयार है? विलियम के सवाल ने कॉनर को उसकी तंद्रा से बाहर निकाल दिया। हालांकि अधिकांश तैयारियां अंतिम चरण में थीं, फिर भी वे पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई थीं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी थी जो उसे विलियम के साथ साझा करनी थी। घेराबंदी से निपटने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ दिनों का समय चाहिए। कॉनर ने स्वीकार किया। साथ ही मुझे पता चला है कि ग्लैडियोलस की असली रक्षात्मक क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए शाही परिवार के एक सदस्य की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से राजकुमार लियोनेल और राजकुमार रूफस को इसे सक्रिय करना नहीं आता था। इसीलिए मैंने उन्हें ज़ेलान राजवंश के पास बंधक बनाकर भेज दिया। मुझे शक है कि राजा नूह ने ये जानकारी शाही खानदान के किसी सदस्य को नहीं दी होगी। मेरा अनुमान है कि उन्हें अपने 2 बड़े बेटों पर भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने उन्हें ये जानकारी नहीं दी। शायद सबसे छोटे राजकुमार को पता हो कि ग्लैडियोलस की रक्षात्मक क्षमताएं कैसे सक्रिय होती हैं। कॉनर के खुलासे से विलियम काफी हैरान था, लेकिन उसे यकीन था कि ड्यूस का नेता उससे झूठ नहीं बोल रहा था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए कॉनर ने राजधानी की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में खुलकर बात की। शाही परिवार का एकमात्र सदस्य जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वह राजकुमार अर्नेस्ट है, विलियम ने सोचा। हालांकि ग्लैडियोलस शहर से किरिनटोर पर्वत तक जाने और वापस आने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। एल्व्स 5 दिनों में हेलन साम्राज्य की सीमा तक पहुंच सकते हैं। जब विलियम गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी कॉनर ने उससे बताया कि टेलीपोर्टेशन गेट्स को निष्क्रिय करने के लिए शाही परिवार के एक सदस्य की आवश्यकता है,
जिसका उपयोग एल्व्स हेलन साम्राज्य के केंद्र की ओर अपनी यात्रा को तेज करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा था कि टेलीपोर्ट गेट्स के संचालन को निष्क्रिय करने और ग्लैडियोलस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें प्रिंस अर्नेस्ट की मदद की जरूरत है ना? हाँ, तो फिर राजकुमार अलारिक को किरिनटोर पर्वत की यात्रा करने के लिए कहें, विलियम ने उत्तर दिया। महान सरदार की बेटी ब्रियाना उसे पहचान लेगी। उसे उस दुविधा के बारे में संक्षेप में बताएं जिसका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह राजकुमार अर्नेस्ट को जल्द से जल्द लाने के लिए अपनी यात्रा में तेजी लाएगा। कॉनर ने सिर हिलाया। वह लंबे समय से सोच रहा था कि युवा राजकुमार कहाँ छिपा है। सौभाग्य से वे टेलीपोर्टेशन गेट्स का उपयोग करके प्रक्रिया को तेज कर सकते थे और युवा राजकुमार को जल्द से जल्द वापस ला सकते थे। मैं एल्व्स के आक्रमण को रोकने की कोशिश करूंगा, विलियम ने कहा। हो सकता है मैं उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए ही रोक पाऊं, लेकिन आप अपनी तरफ से काम में तेजी लाने की पूरी कोशिश करें। क्या आप उन्हें रोकेंगे? कॉनर ने अविश्वास से पूछा। सिर्फ आप ही? विलियम मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। कॉनर समझ गया कि विलियम से उसे और कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने बैठक समाप्त करने और राजकुमार अलारिक के साथ साथ ग्लैडियोलस के रक्षकों को भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास एल्व्स के आने से पहले केवल कुछ ही दिन बचे थे। योजक चिन्ह। कॉनर के साथ अपनी बातचीत के बाद विलियम ने एजियो से प्राप्त नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए 1000 बीस्ट डोमेन में सभी को इकट्ठा किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सेलिन और कासोगोनगा को छोड़कर सभी के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आपकी क्या योजना है? सेलिन ने पूछा। क्या हम ग्लैडियोलस शहर वापस जा रहे हैं, या हम हेलन साम्राज्य की ओर एल्विन सेना की बढ़त को रोकने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करेंगे? विलियम ने अपने गुरु की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि सेलिन ने भी इस मामले के बारे में सोचा था। सेलिन की मौजूदगी से विलियम को यह भरोसा मिला कि वे कॉनर को अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। उनकी बातचीत सुन रहे जानवर चुप रहे और विलियम द्वारा अपने मन में बनी योजना को विस्तार से बताने का इंतजार करने लगे। एरचितु, तुम ज़ेलान राजवंश के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ हो, विलियम ने कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किन स्थानों पर टेलीपोर्टेशन गेट है? विलियम ने सबके देखने के लिए हवा में एक विशाल नक्शा दिखाया। यह ज़ेलान राजवंश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा था, जो हेलेन साम्राज्य की सीमा से लगता था। हेलेन साम्राज्य के विपरीत, जिसने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से यात्रा करने की सुविधा के लिए टेलीपोर्टेशन गेट बनाने में भारी निवेश किया था, ज़ेलान राजवंश के पास टेलीपोर्टेशन गेट की संख्या कम थी। अगर विलियम उन्हें नष्ट कर देता तो वह एल्फ सेना की बढ़त को काफी हद तक रोक सकता था। हाफ एल्फ जानता था कि अगर वह 1000 से 3000 सैनिकों वाली एल्फ सेना की टुकड़ी से लड़ रहा होता तो शायद वह उन्हें खदेड़ सकता था। उस संख्या से अधिक किसी भी बल से हर कीमत पर बचा जाएगा। अगर विलियम की मर्जी चलती तो वह एक साथ सैकड़ों एल्फ सैनिकों से लड़ता। इस तरह वह अपनी भारी संख्या से उन्हें हरा सकता था और अपने क्विक शॉट शैपर्ड जॉब क्लास के फायदों का पूरा इस्तेमाल कर सकता था। एरचितु ने नक्शे पर कई शहरों की ओर इशारा किया जहां उनका मानना था कि टेलीपोर्टेशन गेट बनाए गए थे। वे काफी दूर दूर फैले हुए हैं। विलियम ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वहां एल्विन रक्षक होंगे या नहीं। अगर होते भी तो उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के उनका सामना कर लेगा। समस्या यह है कि अगर हम उनमें से किसी एक पर हमला करते हैं तो बाकी द्वार सतर्क हो जाएंगे और अतिरिक्त सैनिक आ जाएंगे, विलियम ने सोचा। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें इसे एक साथ करना होगा। विलियम ने मानचित्र को बहुत देर तक ध्यान से देखा जबकि सिस्टम ने उसे संभावित टीम संयोजन तैयार करने में मदद की जिससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। 1 घंटे की गणना के बाद विलियम ने अपनी सेना के सभी सदस्यों के सामने योजना प्रस्तुत की। वे हेलन साम्राज्य की सीमा के निकटतम 4 बाहरी टेलीपोर्टेशन गेटों पर हमला करेंगे। फिलहाल उनके पास यही सबसे अच्छा विकल्प था। एक बार सफल हो जाने पर वे ज़ेलान राजवंश में और गहराई तक जाकर इन टेलीपोर्टेशन गेट्स को नष्ट कर देंगे। विलियम को उम्मीद थी कि उसकी ध्यान भटकाने वाली रणनीति एल्व्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त होगी और उन्हें ग्लैडियोलस की रक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे जहां वे अपना अंतिम मोर्चा संभालेंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।